हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फिर से हम मिले हैं करंट अफेयर की सीरीज़ में। सो इस हफ्ते के बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, बट जितने इम्पॉर्टेंट लगे वो रखे हैं। सो एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंडेक्स, कौन से है। सो सबसे तड़कता भड़कता पहला टॉपिक जो हर न्यूज़पेपर में और हर रोज़ आ रहा है, दैट इज़ यूएस चाइना टसल ओवर ताइवान। नैन्सी जी गए हैं। सो क्या है पूरा का पूरा इशू, वो हम देखेंगे। देन सेकेंड इज अलकायदा के लीडर, उनकी हाल ही में यूएस के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते, अलकायदा को लीड करते जो उनके लीडर है अल जवेरी, उसकी किलिंग हुई है। ठीक है, तो क्या है, किस तरीके से की, एंड दिस इज लाइक आफ्टर बिन लादेन ये हुआ है, तो बहुत लोग खुश है। सो लेट्स सी क्या किस तरीके से क्या क्या हुआ है। देन थर्ड है पार्लियामेंट्री पैनल जो रिव्यू कर रही है गोवा के सिविल कोड को। भैया इंडिया में एकमात्र एक ऐसा स्टेट है गोवा जो सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा गया है, तो उससे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट्रीज कि कैसे लाया जाए, नहीं लाया जाए, क्या है, तो वो पूरा का पूरा मुद्दा हम समझेंगे। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज रजाकार। क्या है ये रजाकार, कौन है ये, और इंडिया के रजाकार और बांग्लादेश के रजाकार के अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों ये न्यूज़ में थे, वो हम देखेंगे। देन इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज फैसिलिटी उद्घाटन हाल फिलहाल में ही करी गई है, जस्ट रिसेंटली इट हैज बीन लॉन्च। ठीक है, कहाँ पर है, क्या इसके फायदे हैं, व्हाट इज बुलियन, वो सब समझेंगे। फिर इन्फ्लेशन इज ड्राइविंग जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन। इस बार जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन मतलब भर भर के आ रहा है, और हम बोल रहे हैं महंगाई है फिर भी कलेक्शन हो रहा है। सो कैसे, क्या, क्यों, वो भी देखेंगे। देन रिसेंटली ऑन 26 अगस्त हमारे एक नए सीजीआई आने वाले हैं जिनका नाम है यू ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित। सो लास्ट सीजीआई और नए सीजीआई ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या है कॉलेजियम सिस्टम, वो भी देखेंगे। देन रेयर अर्थ एलिमेंट, लाइक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, क्रिटिकल सप्लाई चेन के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से एक डील साइन करी है। ठीक है, कि हमें क्रिटिकल सप्लाई एलिमेंट्स जो है रेयर अर्थ मिनरल्स वो मिलेंगे। तो ये अभी क्यों न्यूज़ में है और क्या है ये, उसे डिटेल में देखेंगे। देन रिसेंटली गवर्नमेंट ने 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन खत्म किया। हु इज द विनर, किस तरीके से ऑक्शन कंक्लूड हुआ, क्या है, और गवर्नमेंट को कितना इसमें पैसा मिला, एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज व्हाट द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज, एंड द प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो 2-3 टॉपिक हो गए वो हम देख लेंगे। नाउ मूविंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज चाइना, ताइवान एंड यूएसए। ठीक है, अब इन्हीं के बीच में पूरा का पूरा बवाल छिड़ा है। सो यू कैन हियर एंड यू कैन सी दिस, फाइनेंशियल टाइम्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर है जहाँ पे आया होगा। दिस इज द यूएस स्पीकर, ठीक है, नैन्सी पेलोसी, जिन्होंने हाल फिलहाल में उनकी एयरक्राफ्ट जस्ट उतरे, उनका जो जहाँ से वो ट्रिप करने निकले थे मलेशिया, वो सब जो भी रूट था, एंड दे विजिटेड ताइवान, डायरेक्ट ताइवान में गए, चाइना नहीं गए। और अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड, क्यों चाइना इतने गुस्से में है और ये जो विजिट थी वो क्या शोकेस कर रही है, किस तरीके से कर रही है, सारा का सारा मामला हम समझते हैं। ठीक है, सो इफ यू कैन रीड ओवर हियर, चाइना थ्रेटन मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान ओवर पेलोसी विजिट। ठीक है, सो कोई बोलता है कि ड्रैगन के मुंह पे सीधा पंच मारा है बाय द ईगल। ठीक है, ईगल इज यूएस, ड्रैगन इज चाइना। सो ड्रैगन इज इमेजिनरी, ईगल इज रियल। सो क्या है ये सारा का सारा जो इतना ट्वीट पे ट्वीट चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कि क्या है वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, चाइना के अंदर ताइवान अलग से एक ऑटोनॉमस जगह है, बट वो खुद को इंडिपेंडेंट मानता है, जो चाइना नहीं मानता। तो वन चाइना पॉलिसी है क्या, उसे समझते हैं। ना बात करते हैं ताइवान। ठीक है, पहले एक डायनेस्टी थी, यांग डायनेस्टी, तब ताइवान उसी के अंदर आता था। ठीक है, बट व्हाट हैपेंड विद द टाइम, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ये ताइवान चला गया जापान के हाथ में। बट जैसे ही जापान हारा, अगेन ये ताइवान चाइना के हाथ में आ गया। अब ये जो चाइना था वहां पे क्यूमिंग की काई की सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार, रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार बनी। ठीक है, बट कम्युनिस्ट माओ जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने बहुत वो सब किया, और फिर जो डेमोक्रेटिक सरकार थी उन्हें भागना पड़ा वहां से, और वो भाग के इधर एक ताइवान जैसी जगह है वहां पहुंचे, जो पार्टी है चाइना का, अगर टेरिटोरियल की तरीके से गिने। ठीक है,
और माओइस्ट यहाँ पर आए। माओइस्ट ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, इन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ बनाया, ठीक है ना। इनिशियली क्या था कि ये खुद को चाइना का पार्ट नहीं मान रहे थे, बहुत बदकम चली, फिर धीरे धीरे टाइज थोड़े इस्टेब्लिश करने लगे। अभी चाइना ने एक रूल बना दिया, ठीक है, दैट इज वन चाइना पॉलिसी। दोनों के बीच में हमेशा तकरार रहती है, ये बोलता है ये तुम हमारा ही पार्ट हो, तुम अलग से नहीं कर सकते हो, और ये था कि हमें चाइना के पार्ट नहीं है, वी आर दी ओरिजिनल, इस तरीके से पूरा का पूरा चल रहा था, ठीक है। ताइवान हमने अलग से कर दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो चल रही थी, तब चाइना हैज स्टार्टेड वन चाइना पॉलिसी कि कोई भी कंट्री अगर रिलेशनशिप ताइवान के साथ डायरेक्टली एस्टैब्लिश कर रही है तो चाइना उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगा। सो मेजरली सभी कंट्रीज ने, सिर्फ थोड़ी कंट्रीज को, देयर आर ओनली इन वर्ल्ड 12 कंट्रीज जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है, वो भी छोटी मोटी है। बाकी मेजर कंट्रीज जो है वो चाइना को ही रिकॉग्नाइज करती है, इंक्लूडिंग द यूएस। यूएस ने भी वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट की थी एंड दे फील के ठीक है ताइवान उन्हीं का ही पार्ट है, जैसे चाइना ने बोला है हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ होगा और अगर ताइवान से करना है तो उनके थ्रू विद परमिशन हम ट्रेड और वो सब कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ थिंग्स स्टार्टेड अप। अभी क्या हुआ कि ये जो सरकार थी यहाँ पे वो गई, उसके बाद दूसरी आई, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप इस्टेब्लिश दोनों के बीच में हुआ, थोड़ा टाई अप कर दिया कि ठीक है तुम ऑटोनॉमी में काम करो बट तुम्हारी सिक्योरिटी ये सब वो सारा जाने दो, तुम चाइना का ही पार्ट हो ऐसा ही समझो, बस तुम्हें ऑटोनॉमस दे दिया, तुम तुम्हारे तरीके से काम कर सकते हो बट यू आर अंडर दी चाइना अम्ब्रेला। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ था इन दोनों के बीच में। नाउ व्हाट हैपेंड, द टाइमलाइन 1990 के बाद, ठीक है, वहां पे ली की सरकार आई ताइवान में एंड ली वाज मोर प्रो डेमोक्रेटिक, ठीक है, एंड वो चाइना को नहीं मानते थे, वो ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने जाते थे। सो उसी को देख के क्या हुआ कि चाइना वाज लाइक ये मान नहीं रहा है, एक काम करो, यहाँ पे उन्होंने, यहाँ ताइवान स्ट्रेट है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, ताइवान स्ट्रेट है, वाटर बॉडी है, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स, एक्सरसाइज, सब कुछ ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए शुरू कर दिया था और बहुत कुछ हो गया था। देन यहाँ पे यूएस को आना पड़ा टू डिफेंड ताइवान, ठीक है, ताइवान की प्रोटेक्शन के लिए यूएस को आना पड़ा और ऑलमोस्ट 6 महीने तक ये स्टैंड ऑफ चलता रहा एंड देन फिर गोला बारूद कम कर दिया गया एंड चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, ये चलता रहा। ना व्हाट हैपेंड, 2016 में सी की सरकार आई जो अभी फिलहाल प्रेजेंट वहाँ की ताइवान की सरकार जो चला रही है, ठीक है, इन्होंने बहुत बोल्डली बोल दिया एक अक्षर में दैट वी वांट ताइवान टू बी फंक्शनिंग एज एन इंडिपेंडेंट वे, ठीक है। अब इनका कारोबार बहुत अच्छा चलता रहा, अगेन 2021 के इलेक्शन में ये फिर से जीत के आए और यहाँ क्लियर कट बोल दिया कि ताइवान की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन करना और उसको आगे लेके जाना इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चाइना, क्लियर शब्दों में इन्होंने बोल दिया। और तभी से यू विल बी सीइंग कितनी बार चाइना अपने पेट्रोलिंग वो सब भेजता है। नाउ वन थिंग इज, हम हमेशा ना एयर स्ट्रिप्स बनाते हैं, एयर स्ट्रिप्स बोले तो एक नेविगेटेड एयर जोन्स बना दिए जाते हैं। दिस इज द एयर जोन, ये इंडिया का, सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है, ये इंडिया का एयर जोन है। अगर किसी भी कंट्री के यहाँ पे एयरप्लेन आते हैं तो उन्हें पहले नोटिफाई करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, सिविलियन हो जो भी हो, ओके सिविलियन है तो जाने देंगे, बट कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट है तो बिना परमिशन अगर यहाँ आए तो यहाँ से फिर सीधा मिसाइल विसाइल छोड़ के अटैक कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये बोलते हैं इसे एयर जोन, पर ताइवान का ऐसा है ही नहीं। ताइवान के एयर जोन में चाइना को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने एयरक्राफ्ट हमेशा भेजता रहता है, ठीक है, टू दी ताइवान। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है उनको, और ये कितनी बार आप देखोगे कि कितने एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में घूम रहे थे, ताइवान के एयर स्पेस में घूम रहे थे। सो दिस वाज द होल इशू। अब हुआ क्या, यूएस की जो स्पीकर है, नाउ यूएस की स्पीकर है, दैट शोज कि जो कांग्रेस है उनकी थॉट पॉलिसी क्या है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। अब वो डेमोक्रेटिक है, सरकार भी वहाँ पे बाइडन की डेमोक्रेटिक वाली है, तो वहाँ की वो स्पीकर है। नाउ प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस जो हमारा जैसे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट सिस्टम है वैसा यूएस का नहीं है, इट वर्क वेरी डिफरेंटली ओवर देयर। नाउ व्हाट हैपेंड, शी डिसाइडेड कि भैया
मैं जाऊंगी मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान एंड जापान इस और साउथ कोरिया, इस तरीके से रूट बना है कि मैं जाने वाली हूँ, ठीक है। अब ताइवान उन्होंने रखा, नॉट चाइना। यही चाइना को प्रॉब्लम हुई कि भैया आपने बोला यू आर एक्सेप्टिंग वन चाइना पॉलिसी, सो अब जो भी है हमें बताया कि आप ताइवान जा रहे हो, आपने खुद से डिप्लोमेटिक रिलेशन डायरेक्टली उधर इस्टेब्लिश कर दिया है, आपको आना है तो चाइना आना पड़ेगा, या तो आपको सिर्फ कोई टाइज दूसरे तरीके से, नॉट अ फॉर्मल टाइज, अनऑफिशियल टाइज रख लो तो बात है। ये तो यूएस की स्पीकर डायरेक्ट जा रही है, सो इसलिए चाइना एकदम आंख बबूला हो गया कि ये क्या, यूएस ये क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे यूक्रेन के वहाँ पे यूएस बार बार मार्चेस दे रहा था एंड हाउ रशिया वाज आग बबूला, इसी तरीके का सिचुएशन यहाँ पे भी हुआ है। अभी कोई बोलता है कि ये डायरेक्ट शॉट है चाइना को, चाइना ने धमकी दी थी कि हम लोग कुछ कर लेंगे, ठीक है, उड़ा देंगे, फिर भी अब देखो भाई बाइडन को फ़ोन भी गया था, अनऑफिशियल कॉल था, उन्होंने बोला लिटरली, जी ने बोला बाइडन को डोंट प्ले विद द फायर एल्स यू विल बी बर्न, ठीक है, आग के साथ मत खेलो, जल जाओगे। सो बाइडन ने भी नेंसी को समझाया कि लीव इट, इट विल क्रिएट अदर रिपरकशन, बट वो एडमेंट थे कि भैया मेरे को तो जाना ही है। सो बाइडन कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है, स्पीकर है तो स्पीकर की प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी। तो 21 एयरक्राफ्ट भेजे गए थे एंड दे फाइनली लैंडेड इन ताइवान। अब जैसे ही आए एंड फोटोज रिलीज हुई, चाइना ने शुरू कर दिया है वहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल्स भी ताइवान स्ट्रेट्स के अंदर डाल रहे, डराने की कोशिश कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि वो बेसिकली ताइवान पे अटैक तो आने वाले टाइम पे करने ही वाले थे। एक्सपेक्टेशन था कि 2037 तक ताइवान पे अटैक होगा, और इसलिए ताइवान की सरकार भी फुल फोर्स से अपना डिफेंस बढ़ा रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, यूएस सबसे ज़्यादा डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट करता है ताइवान को, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो भी अपना डिफेंस बढ़ा रही है, दे आर रेडी के ठीक है जो होगा देखा जाएगा। अब ये सब चीज़ें चल रही है, और कहीं ना कहीं अभी वहाँ पे स्ट्रेट्स पे भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, इसलिए ये न्यूज़ में है। माइट बी विद इन अ फ्यू टाइम हो सकता है कि ताइवान के पोर्ट्स को रोक दिया जाएगा, जिससे ताइवान का मेजर सप्लाई आता है। अभी जब आपके पोर्ट्स बंद हो जाए ना तो आप करोगे क्या, तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड हाउ डिप्लोमेटिकली क्या पूरा टर्नओवर इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पैक्ट हो रहा है। अभी ये साउथ चाइना सी के आसपास सब कुछ हो रहा है, आसपास की कंट्री भी थोड़ी हैरान हो जाएगी कि भैया अभी चाइना बिगड़ा है और ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर कल उठ के कुछ ऐसा हुआ एंड नैंसी पेलोसी पे अटैक हो गया तो फिर तो वॉर पे भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सी यहाँ पे क्लियर कट बाइडन ने बोल दिया दैट हम लोग जो रिलेशनशिप टाई कर रहे हैं ताइवान के साथ, दैट इज इन द नेम ऑफ बिजनेस हो जो भी है, बट हम लोग उनको खुद को डेमोक्रेसी पहुंचाना है उसके लिए कोई मदद नहीं कर रहे, वो उनकी खुद की लड़ाई, ऐसा क्लियर कितनी बार स्टेटमेंट्स दिए गए। सो क्या है पूरा मांजरा वो समझ में आया। देयर इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हिडन ओवर हियर, वो क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग्स जो मैंने आपको बताया, और ये पूरा आपका आईआर का सेक्शन है। अभी पहले आता है मैपिंग का हिस्सा जो हम समझ लेते हैं। तो ये रहा ताइवान, ये रहा चाइना, ये दोनों को जोड़ता हुआ ताइवान स्ट्रेट है, ठीक है। एंड यहाँ पे आए हुए हैं ये ताइपी, द कैपिटल ऑफ ताइवान। सो यू कैन सी यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है और यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ठीक है, और यहाँ पे ताइवान स्टेट है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ताइवान। ये आपका क्या हुआ, मैपिंग ओरिएंटेशन। दिस इज लुजॉन स्ट्रेट, द साउथ पोर्शन ऑफ ताइपी, ठीक है ना। ताइपी का साउथ पोर्शन देख लिया, वो देख लिया। अभी ये देखो कि अभी तक चाइना ने कितनी बार एयर इंकर्शन किया है, ठीक है। उनकी जो एयर जोन्स होते हैं, एयर स्ट्रिप्स के जोन्स होते हैं, वहाँ पे चाइना ने कितनी बार एयर इंकर्शन किया है इसी साल के अंदर। अगर आप देख रहे हो तो 623 टाइम्स, मतलब सीधा मुंह पे आके घूम के जाते हैं। सो दे आर लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर लो, हम वन चाइना ही है, ज़्यादा किया तो हम ले लेंगे। यही एटीट्यूड शो हो रहा है चाइना के तरफ से। सो पीपल लिबरेशन आर्मी एयर के एयरक्राफ्ट कितनी बार एयर डिफेंस एंड डिफिकल्ट जोन्स में आ जाते हैं। सो यू कैन सी कि ये बढ़ता ही है। सो ट्रेंडिंग ही है इसके अंदर, अगर आप ग्राफ सही से देख रहे हो, ठीक है। सो हिस्ट्री इज क्लियर, व्हाई चाइना इज अगेंस्ट दिस विजिट, दैट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ ये जो भी हो रहा है, चाइना अपनी टेरिटरी को लिए इतना एडमंट है, तो चाइना तो ये भी मानता है अरुणाचल प्रदेश उसकी टेरिटरी है। देन गलवान के मतलब ऑलमोस्ट
अक्साई चीन और ऊपर का पार्ट उनका है. सो अगर यही ट्रेंड रहा, सो इज इट ओके फॉर इंडिया? नो, डेफिनेटली नॉट, राइट. अगर आप अपने टेरिटरी के लिए इतना वो हो, तो हम कैसे अपनी टेरिटरी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? एंड दैट इज़ वाई साउथ चाइना के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, एंड इंक्लूडिंग जापान, द वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया क्वाड का, जहाँ पे लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, जापान है, यूएस है, दे कैन प्रोवाइड द डिफेंस सिक्योरिटी टू द होल एरिया, और यहाँ पे ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, रेदर देन चाइना का ये रवैया. सी अभी क्या हो गया, वर्ल्ड पूरा ऑर्डर डिवाइड हो चुका है. एक हो गया है डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वेस्टर्न और वो सब, और दूसरा एक हो चुका है रशिया एंड चाइना. सो अभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त. सो ये पूरा का पूरा ट्रेंड हो गया. जिस तरीके से रशिया अभी यूक्रेन में जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, इट इज़ बीन एक्सपेक्टिंग कि चाइना भी ऐसा कुछ करेगा. सो कब करेगा, कैसे करेगा, वही देखने की बात. और ये विजिट शायद से इसको और फास्ट इनफ कर भी सकता है. सो यही टाइमलाइन जो हमने डिस्कस किया था, ये माओ है, इनकी सरकार बनी, और ये खाई कुमिंटिंग है जो ताइवान भाग चुके थे उस वक्त. फिर फाइनली यहाँ से दोनों के बीच में थोड़ा बहुत चल रहा था, यूएस ने अपने डिप्लॉयज रखे हुए थे कि ये कुछ ज़्यादा ना कर दे, ठीक है. देन पहले था ना ताइपी था, उसको बदल के बीजिंग कर दिया यूएन के अंदर. सो ताइपी का कोई रिकग्निशन नहीं, ताइवान का कोई रिकग्निशन नहीं. प्लस 1979 में यूएस ने इस्टेब्लिश करे थे टाइज विद दी चाइना अंडर दी वन चाइना पॉलिसी, और ये भी बोला था दैट वी विल कमिट टू डिफेंड ताइवान अगर डेमोक्रेसी खतरे में है. क्लियर. देन ताइवान के रेजिडेंट को परमिशन दे दिया कि आप चाइना आ सकते हो. थोड़े रिलेशनशिप इंप्रूव हुए. इफ यू कैन सी, ग्रीन सिंबल्स सिग्निफाई के इम्प्रूवमेंट बिटवीन द रिलेशनशिप, और ये चलता रहा. देन अगेन ली की सरकार आई, और ली की सरकार के टाइम वापस से यू विल बी सीइंग बीजिंग फायर कर रहे मिसाइल्स को, ताइवान वोटर, वो सब कुछ सारा ये सब चलता रहा. और अभी जो प्रेजेंट सरकार है उसके वजह से और वापस से चीज़ें चेंज हो रही हैं. नाउ आज ताइवान की खुद के लोग भी चाहते हैं कि वो चाइना से अलग हो. क्यों? पहले जो लोग थे वो चाइनीज़ थे, अब पॉपुलेशन पूरी ताइवानीज हो गई. मतलब अब जो बॉर्न सारे जितने भी है 64% ताइवान है रेदर देन चाइनीज पीपल, ठीक है. सो इसलिए अब दे आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट कि नहीं हम चाहते अलग होना. सो इसलिए अब गवर्नमेंट इतने जोर शोर से भी वहाँ बोल रही है. सो यू कैन सी द इमेज, यहाँ पे दिया गया है 21 चाइना फाइटर जेट्स एंटर ताइवान एयर डिफेंस जोन एज नैन्सी पेलोसी विजिट, ठीक है. दिस इज दी साई इंग वैन जो फिलहाल की वहाँ पे ताइवान को लीड कर रहे, ताइवान की सरकार को लीड कर रहे, और शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी जो क्लियर कट चाइना को चैलेंज कर रही है, ठीक है. सो ये पूरा का पूरा मांझा इसी के अंदर जितना हमने डिस्कस किया यहाँ पे दिया गया है. नाउ बात करते हैं क्यों ताइवान इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए. क्या इतना छोटा सा उसमें दिया है कि वो इतना दिमाग खा रहा है सबका कि भाई ताइवान चाहिए, ताइवान चाहिए. एंड इवन अभी जिस तरीके से ये स्ट्राइक्स हो रहे हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जिस तरीके से हो रहा है, तो ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, सेमीकंडक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो वर्ल्ड के 90% ट्रेड को हैंडल करती है. सी ताइवान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए जो चिप्स बनती है वो वहीं बनती है. 56% से ऊपर जितनी चिप प्रोडक्शन वहाँ पे है, और ये सारा एक्सपोर्ट होता है चाइना में और दूसरी कंट्रीज़ में. कल उठ के वहाँ पे अटैक कर दिया चाइना ने, तो ऐसा तो नहीं है कि चिप इंडस्ट्री बर्बाद नहीं होगी, बर्बाद हो जाएगी, और उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा. तो ऑब्वियसली चाइना ऐसे तो अटैक नहीं करेगा. और विद इन जो सिचुएशन है, तो उस कंपनी के ओनर्स ने भी बोला कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले टाइम में चिप शॉर्टेज होने वाला है. वाई? क्योंकि पोर्ट वोट बंद कर देंगे, सप्लाई हमें जो चाहिए वो रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे तो हम बनाएंगे कैसे. दे हैव द वेरी बेस्ट टेक्नोलॉजी टू मेक द चिप, और वहीं सबसे ज़्यादा बनते हैं और सबसे ज़्यादा मार्केट में सप्लाई होते हैं, ठीक है. और चाइना को ज़रूरत भी है, इसलिए वो इंटरेस्टेड है ताइवान में. क्यों? आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, बट वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है चिप का ताइवान से. अगर ताइवान ही उसके अंदर आ जाए तो ये इंपोर्ट का झमेला ही नहीं रहेगा, ठीक है. एंड दैट इज़ द रीज़न चाइना खुद को और डोमिनेट कर देगा मार्केट में, और ये सब हो रहा है. इसलिए इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए ताइवान भी. एंड चिप इंडस्ट्री क्रम्बल करेगी अगर आगे कुछ हुआ तो. क्लियर?
आज चीप जो है वो हर एक चीज़ में होता है, आपके फ़ोन में हो, स्मार्टफोन्स हो, गाड़ियों में हो, ठीक है, एवरी इलेक्ट्रिक थिंग्स हैव द चिप, क्योंकि आज स्मार्ट चीज़ें हो रही है। तो चिप क्या करती है? कम्युनिकेशन का ही काम करती है, ठीक है ना। सो यू कैन सी फ्लावर नहीं फायर है, हम क्लियर कट धमकी दे दी है यूएस के बाइडेन को। सो फ्लावर मत समझिए, आग से खेलोगे तो जल जाओगे, क्लियर कट जी ने बाइडेन को बोल दिया। और यूएस ने बोला कि ये जो ट्रिप हुई है ये यूएस की सरकार का माइंडसेट नहीं रिप्रेजेंट कर रही, इट इज जस्ट आवर स्पीकर हु हैज वेंट ओवर देयर एंड हैव दिस। ये कोई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा बैकअप स्ट्रेटजी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, ये क्लैरिफाई यूएस ने बोल दिया था, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर ताइवान की जो चिप मार्केट है आज कितना डोमिनेट कर रहा है, पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट एक्सपोर्ट वर्ल्ड का यही करता है, ठीक है। एंड 64% ताइवान कितना रेडी है, आज सिर्फ 2% ही चाइनीज वहाँ बचे हैं, बाकी के जो ताइवानीज ही उसमें भी 64% आर लाइक वी वांट ताइवान टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम चाइना, ठीक है। सो अभी क्यों जी ये कर रहा है, अभी इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो अगर ताइवान को चाइना में ले लिया, जी विल बी ऑटोमेटिकली लाइक घर में फेमस हो जाएगी चाइना में अच्छे से, और इसीलिए ये सारी चीज़ें भी चल रही है, ठीक है। सो कितनी बार बोला जाता है दैट यूएसए ने यू नो हैरान किया थोड़ा, और जब ताइवान को देके चला गया, वो तो विजिट करने आए, किसके ऊपर सब कुछ हो रहा है, ताइवान के ऊपर अटैक हो रहा है, वही सब हो रहा है। सो ताइवान वाज लाइक मेरे को दे दिया, और जब चाइना देखता है वाज लाइक मैंने कुछ नहीं किया, वो आए वो गए, आप हमें क्यों कर रहे हो, ये सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट इज द 3 things happening together, China, Taiwan stand, China का stand, why China is doing this, US क्यों गया, all this thing, ठीक है ना। बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, दैट इज अलकायदा। अलकायदा के लीडर जो आप फोटो देख रहे हो, ये चश्मे वाले, ये बिन लादेन के साथ भी थे, अयमान अल जवेरी, इनको यूएस ने उड़ा दिया। Now you will see भैया यूएस ने बिन लादेन को उड़ाया है, उसके बाद ये बाकी थे 9/11 के लिए, अरे ठीक है ये बाकी थे, तो इनकी ही धड़ पकड़ कब की हो रही थी कि कहाँ है, मिल जाए, और अब मिले तो खत्म ही कर दिया है। सो यू कैन सी अल कायदा चीफ किल इन यूएस एयर स्ट्राइक, बाइडेन से जस्टिस डिलीवर्ड। यूएस में 9/11 अटैक हुआ था, जो प्लान किया गया था उसामा बिन लादेन और ये अल कायदा के लीडर के द्वारा, और उसामा बिन लादेन को तो मार दिया गया, ये बाकी थे जो फाइनली अभी हुआ है। सो अलकायदा के चीफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रम्बल करेगी, और ये एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इवन इंडिया भी इससे कंसर्न है, क्यों? क्योंकि अलकायदा ने, इंडिया ने भी अपने रूट्स डाल दिए गए थ्रू देयर सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बोला है कि जैसे अभी प्रोफेट का कंट्रोवर्सी हुआ था कि हम करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, सो दे वर मोर इन्वॉल्व ओवर हियर। यहाँ पे कोई भी अटैक्स हो, कुछ भी हो, या तो मिलिटेंसी बढ़ाना, इस सब में उनका हाथ है, ठीक है। सो चश्मे में देखने वाले जो इंसान है, ये ऐसे ही नहीं है, बहुत पढ़े लिखे भी है, बट सी पढ़े लिखे होके भी क्या काम हो रहा है। तो अब समझते किस तरीके से पूरी की पूरी चीज़ हुई। पहले तो अयमान अल जवारी के बारे में पढ़ते हैं। ये इजिप्ट में पैदा हुए थे, ठीक है, इजिप्ट में बॉर्न हुए। वहाँ पे बचपन से ही देखा गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा पायस थे रिलीजन के ऊपर, काफ़ी एक्सट्रीम इस्लामिक कंजर्वेशन पे वो मानते थे। एंड ड्यूरिंग देयर टीनेज एज ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इजिप्ट में चल रही होगी उधर जुड़ भी गए थे और काफ़ी रेडिकलाइज भी हो गए थे। नाउ ये सर्जन है, डॉक्टर है, और विद इन ईयर यूथ टाइम ये जब गए थे तो उन्होंने देखा अफगानिस्तान में रशिया के सोल्जर से अफगानिस्तान की हालत वो हो गई थी। सो उन्हें ये था कि ये तो हटाना है, और तभी उनको मिल गए बिन लादेन। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा, ठीक है, वी आर गोइंग टू हेल्प एंड अफगानिस्तान को कंट्रोल में लाते और ये रशिया को भी देते, इस्लाम को रिवॉल्व अच्छे से स्ट्रांगली करते, ये इनका सब कुछ चल रहा था। नाउ व्हाट हैपेंड, क्यों इन दोनों का टाई अप हुआ? क्योंकि ये जो पर्सन है, इन्होंने इजिप्ट में ये सीखा कि सरकार से कैसे बच सकते हैं और कैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को अंडरग्राउंड चला सकते हैं, वो सब इनकी ये नॉलेज और इनका लीडरशिप दोनों मिलके काम करेगा, ठीक है। सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हर जगह अटैक किए हैं। ये तो चले गए, फिर भी ये प्रेजेंटली बहुत अटैक किए, चाहे यूके लंदन में अटैक हो, ठीक है,
जर्मनी में अटैक हो, बहुत सारी जगह पे अटैक हुए, यूके में काफ़ी ज़्यादा लोग लंदन में मारे गए थे इस अटैक की वजह से। तो काफ़ी एक्टिव थे, पर ये कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, ठीक है, कहीं ना कहीं छुपे हुए थे। अब व्हाट हैपन कि कहीं ना सी यूएस चला गया अफगानिस्तान छोड़ के तालिबान के हाथ में, तालिबान के हाथ में जब छोड़ा उससे पहले उनके साथ एक दोहा अग्रीमेंट हुआ था। उस दोहा अग्रीमेंट में क्या बोला था यूएस ने, दोहा एग्रीमेंट में क्या बोला यूएस ने कि भैया हम सब छोड़ के चले जाएंगे तुम्हारे हाथ में वतन साथियों, ठीक है, बट तुम अपना लैंड अलकायदा या तो ऐसी कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस और यूएस के अलाइज के ऊपर अटैक कर सके उसे नहीं पना दोगे, ये बोला था। अब ये तो चले गए। अभी बात ये है कि कोई यूएस के ऑफिसर्स है नहीं, फिर भी काबुल के अंदर जो अफगानिस्तान का है, ठीक है, काबुल के अंदर इन्हें मारा गया बाय यूएस। सो ऐसा मत समझो कि यूएस चला गया पर ईगल की नज़र तेज है, ठीक है। सो होल ऑपरेशन स्पाइस वाइज होते ही है, वहाँ पे हर जगह स्पाई होते हैं, यहाँ पे भी उनके स्पाइस घूमते रहते हैं, CIA, ठीक है। सो CIA के द्वारा ये मिशन कंडक्ट किया, ऐसा नहीं रातों रात किया, ये 6 महीने से कांस्टेंट वॉच कर रहे थे। नाउ देयर वाज इन बहुत भरपूर जगह पे एक जगह थी, वहाँ पे पता चला कि अल-जवारी की जो बीवी है, 4 बीवियाँ थी, ठीक है, अल-जवारी की जो बीवी है और उनके बच्चे हैं, कोई एक ऐसे सेफ लोकेशन में गए, हैवन सेफ प्लेस, मतलब सेफ प्लेस, वहाँ पे कोई अंदर आ नहीं जा सकता। अभी ऐसी लोकेशन पे ये लोग गए हैं, तो उनको डाउट था कि शायद अल-जवारी वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, अल-जवारी कैसे, उसका डेली रिचुअल्स क्या है, डेली क्या वो करता है, उसे जानने की कोशिश की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें पता चला कि ये इसका डेली रिचुअल्स में ये होता है कि ये सुबह के टाइम पे कुछ ये टाइम पे हमेशा बालकनी में आता है। सो दे कीप अ वॉच, और उसके बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली, फ़ोटोज़ ड्रोन्स के थ्रू, उनके सैटेलाइट्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं से उसकी फ़ोटोज़ निकली। नाउ दे फाइनली कन्फर्म यही है, उन लोगों ने कर लिया, क्योंकि देखो भाई यूएस के प्रेसिडेंट के पास ये ऑपरेशन कंडक्ट करने से पहले जाना पड़ेगा, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो सारा पूरा होमवर्क करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बिजी इंसान होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनको सीधा बताना होता है, वो हाँ या ना बोले कि उसमें पूरा काम तमाम, ठीक है। सो इन्होंने बताया कि यही है, ये इतने बजे निकलते हैं तो करना है। सो बाइडेन ने बोला फाइन गो एंड किल दैम, बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि वहाँ पे जो बाकी के इनोसेंट लोग हो वो मरे, सिर्फ और सिर्फ ये मरना चाहिए। तो फिर सोचे क्या करें, बॉम्ब तो नहीं डाल सकते, राइट। और लास्ट टाइम जैसे इनको मारा था सोल्जर, तो फाइटिंग वाइटिंग हो सकती क्योंकि इनके प्रोटेक्शन के लिए भी लोग हो गए, तो करे क्या। तो सोचा कि काम करते हैं, निकालते एक ऐसा वेपन जो ना आवाज़ भी करेगा और इंसान भी मर जाएगा, ठीक है। ऐसा वेपन है यूएस के पास, एलेक्स जिसे बोला जाता है, ठीक है, हेल फायर भी उसका नाम है। उन्होंने इस वेपन को ड्रोन के हवाले रिलीज़ किया, वो भी कैसे, सी उनको एक विंडो ही मिला कि ये इसी टाइम पे आता है और ये कंफर्म यही पर्सन है, एंड दे वर लाइक ओके क्लिक, और तुरंत वो गया और वो इंसान मर गया, ठीक है। ऐसा वेपन है जिसकी बॉडी एक मिसाइल जैसी है, बट उसके अंदर मिसाइल के अंदर बारूद नहीं है बट ब्लेड्स है, स्टील की ब्लेड्स, ऐसी ब्लेड्स कि वो पूरा एक गाड़ी का ऊपर का कवर हो ना, वो फाड़ के नीचे तक जा सकती, इतनी शार्प, वो इंसान को कहाँ रोकेगा, एंड ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो ये तरीके से उन्होंने प्लान किया एंड देन अनाउंस कर दिया। सो कहीं ना कहीं ये भी पता चला कि तालिबान को जो दोहा अग्रीमेंट बोला था रखने को, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो आपने नहीं किया तो हम मार देंगे। एंड तालिबान के भाई, आपने बोला था आप छोड़ के चले जाओगे, आप अभी भी ऊपर हमारे ऊपर नजर रख रहे हो, थिंग वॉज हैपनिंग लाइक दिस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इंडिया को भी राहत मिली कि अलकायदा का चीफ नहीं है, तो यहाँ पे जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रैम्बल हो गई है, एंड इंडिया भी सीख सकता है कि कैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फुट फ्रंट पे करने जो इतने खतरनाक हो, ठीक है। सो यू कैन सी कि देखो भाई इजिप्ट में हुए हैं जवारी, एंड ऑलमोस्ट इन्होंने बहुत सारे अटैक्स भी करे गए हैं, ठीक है। इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद, इसके अंदर इन्होंने शुरुआत की थी एंड अलकायदा फाइनली बना दिया था। सो लादेन जब चला गया तो अलकायदा को सस्टेन करना और यूएस बाकी नज़र से छुपा के ग्रो करना इन्होंने किया था, ठीक है।
सी दिस इज द वेपन, ये ड्रोन है, ये रिमोटली ऑपरेट होता है, इसमें कोई बैठा नहीं होता, और जैसे उनको क्लिक हुआ यहाँ पे कैमरा वैमरा सब फिरता है, यहाँ से सीधा रिलीज हुआ और ये देखो ये ब्लेड्स निकली। इसे ही बोला जाता है R9X, हेल R9X। ये यूएस का वेपन है जो इसमें यूज किया। ये फोटो देख रहे हो गाड़ी की। अभी बात ये थी कि पीछे के कांच और आगे के कांच तो वैसे के वैसे, सिर्फ ऊपर का ही सिर्फ गया है। दैट मीन्स ये वेपन यहाँ पे यूज किया था, और ये भी यूज किया था कोई टेररिस्ट को किल करने के लिए यूएस के द्वारा, ठीक है। सो यू विल बी सीइंग कि भैया फटाफट करके फिर स्टेटमेंट आ चुका था, एंड ये दिख रहा था कि भैया जस्टिस हो गई है। एंड सी यूएस के लोगों को 2 आदमी पता है जिन्होंने किया है ये फोटो के अंदर, नाम शायद ना पता हो पर फोटो वाला इंसान पता था। पुलिस ने इंडिया में ऑलमोस्ट 22 मेंबर को अरेस्ट किया है जो अलकायदा के लिंकअप में है, और भी बढ़ते रहते हैं। ऊपा के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन मैन है जो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट चला रही है। देन बांग्लादेश में भी ये चल रहा है। कश्मीर के अंदर बेसिकली अभी क्या हुआ, इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करना, ऐसा वीडियो जवारी का वायरल हुआ था। मोहम्मद का भी जो कंट्रोवर्सी हुआ तभी भी बोला था कि अटैक होगा। सो ऑलमोस्ट 18 इंडियंस अलकायदा ज्वाइन भी हुए, ऐसी रिपोर्ट्स आई है। एंड फाइनली अब इसका चीफ ही नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं सी एक मरता है तो दूसरा आता है, ये बहुत करेक्ट है। बट ये जो माइंड है जिसने ये सब कुछ फैलाया बढ़ाया है वो गया ना, तो थोड़ा ट्रेम्बलनेस इस ऑर्गेनाइजेशन में आए। सो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज़। Now the question for you guys, consider the following statement regarding the creation of new district in India. इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कैसे बनाई जाती है? स्टेटमेंट्स दिए, एक बार पढ़ लो, फिर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तीनों स्टेटमेंट शांति से पढ़ो। क्या पूछ रहे, नया डिस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट हो सकता है? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट या नाम बदलना डिस्ट्रिक्ट का इंडिया में एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट बाय सिंपली इशूइंग एन ऑर्डर एंड थ्रू गेजेट नोटिफिकेशन। तीसरा, हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। अभी आपको सोचो और फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर डालो। सी समझाते हैं इसके बारे में क्या है। सबसे पहले थर्ड स्टेटमेंट गलत है। यूपी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, सेकंड नंबर में एमपी आता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल। नहीं भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है, ठीक है। मेजरली स्टेट गवर्नमेंट खुद से कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल सकता है, डिस्ट्रिक्ट एड ऑन कर सकता है, ठीक है। बट अगर रेलवे स्टेशन और उसका एक्सटेंशन चेंज हो रहा होता है ना, तब स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर करते हैं। क्लियर? तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होता है। दूसरा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि यहाँ पे सीधा एक्सट्रीम ही बोल दिया है। क्लियर? दूसरा, आप देखो स्टेट गवर्नमेंट कैसे कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए कर सकता है, एक तो थ्रू ऑर्डर, थ्रू नोटिफिकेशन इन गैजेट, या तो फिर स्टेट असेंबली में से लॉ पास कर, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हो सकता है। सो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है,
ठीक है, तो सेकेंड ओनली। सो यू कैन सी 75 डिस्ट्रिक्ट्स है यूपी में और मध्य प्रदेश में 52। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत बार बार ये रेड सी आपके आसपास ही घूमता रहता है न्यूज़पेपर में, तो एक बार देखो और बताओ आंसर कमेंट सेक्शन में। देख लिया? सी, रेड सी छत कहाँ से आएगा, वो तो उस एरिया में भी नहीं आता, ठीक है। ईस्ट एशिया के कोई भी क्वेश्चन में छत आता नहीं है, तो ये तो हटा दो, तो सेकंड जहाँ जाए हटा दो। अभी सेकंड को हटा दिया तो चाहे बाकी के सही से पता ना हो फिर भी आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। 1 and 4। सो एरिट्रिया एंड इजिप्ट, इथोपिया ईस्ट एशिया ईस्ट अफ्रीका के साइड आता है, पर इसका बॉर्डर रेड सी को टच नहीं करता, इसके आगे एरिट्रिया आ जाता है यूं करके, सो टच नहीं कर पाता वो, ठीक है। आई शो यू द मैप। दिस इज द रेड सी, ये रहा इजिप्ट, ये रहा सूडान, ये रहा एरिट्रिया, ये रहा इथोपिया, और यहाँ पे सोमालिया, जिबूती और फिर वो सब शुरू होता है, ठीक है। सो इस तरीके से दिया गया है। तो बात करते हैं पार्लियामेंट्री पैनल रिव्यू फॉर दी गोवा सिविल कोड। अभी आप देख सकते हो पार्लियामेंट्री पैनल ने रिव्यू कर रहा है गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो लोग गए भी थे गोवा देखने के लिए कि भैया एकमात्र हमारा स्टेट है पूरे भारत में जिसने आर्टिकल 44 डीपीएसपी का जो बोलता है कि भारत में स्टेट चाहे तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए तो क्या बात हो जाएगी कि सबके पर्सनल का जो रिलीजियस बेसिस लॉ होते पर्सनल लॉज वो हट जाएगा और सबके लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये सपना है भारत का ऐसा करना और स्टेट के पास ये ऑप्शन डीपीएसपी में दिया है, ठीक है ना। गोवा ने तो ये चीज़ कर ली है, बट इसी को समझने के लिए क्योंकि इस बार गवर्नमेंट बहुत एडमेंट है कि हमें यूसीसी लाना है भारत में, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने लॉ कमीशन को भी रेफर किया, पार्लियामेंट्री को बोला कि भैया जाओ देख कर आओ। ये बीच में भी न्यूज़ में थी। नाउ यू आर सीइंग दिस इज अ फॉर्मर सीजीआई बोबडे, ठीक है। इन्होंने भी एक बार गोवा सिविल कोड की वाहवाही की थी। इन्होंने बोला कि गोवा सिविल कोड एकमात्र तो पहला एक ही स्टेट है और बहुत अच्छे से है, बहुत सही तरीके से चीज़ें चल रही है, तो डेफिनेटली पूरे इंडिया में भी होना चाहिए और हमें सीखना चाहिए गोवा से। अब ये एक केस हुआ था बेसिकली, गोवा जाता है अगर कोई भी जुडिशरी केस होता है तो बॉम्बे बेंच में जाता है, ठीक है। अभी वहाँ पे प्रॉपर्टी का केस था और बिकॉज ऑफ गोवा सिविल कोड वो बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल है, ऐसा स्टेटमेंट आएगा, शाइनिंग एग्जाम्पल है बाकी सारे केसेस के लिए, बट अगर सिविल कोड हो तो ये हो पाएगा, ठीक है। सो यूसीसी अगर हो तो कोई रिलीजन का एग्जिस्टेंस इन द सेंस कानून में नहीं हो पाएगा और सबके लिए एक ही कानून कॉमन होगा, जो काफ़ी अच्छा है, बुरा है, क्या है वो हम देखते हैं। सो गोवा सिविल कोड वॉज इन द न्यूज़। क्या है गोवा सिविल कोड पहले वो देखेंगे। यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या इंडिया रेडी है और ये आइडिया आया कैसे, किस तरीके से, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले समझते गोवा सिविल कोड क्या है। जब गोवा एक कॉलोनी थी किसकी, पोर्टुगल की, ठीक है। सो पोर्टुगल का भी सिविल कोड था तो वो गोवा में एक्सेप्टेड हो गया था 1875 से और वही चल रहा था इवन आफ्टर आज़ादी। गोवा पार्ट हो गया इंडिया का, वो एक्सेप्ट कर लिया सरकार ने और ये चल रहा है गोवा सिविल कोड, ठीक है, अभी भी चल रहा है। एंड ये बहुत लाइव एग्जाम्पल है क्योंकि दे आर बिन कॉलोनाइज बाय अ पोर्टुगल, जिनका ये पूरा सिस्टम इस तरीके से रहा है ना। यहाँ पे ये जो मॉडल है
कितनी बार बोला जाता है कि ये मॉडल हमें यूज करना चाहिए यूसीसी के लिए भी, बट अभी जो फिलहाल के अंदर मीटिंग हुई है पार्लियामेंट्रीज की, उन्होंने थोड़ी चीज़ें बताई कि थोड़ी अच्छे प्रोविजन भी है, थोड़े बहुत अजीब प्रोविजन भी है। सो लेट्स सी कैसे होगा। पर ये गोवा की बात करते हैं ना। बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ? देखो, इंडिया में क्रिमिनल लॉ सभी के लिए सेम है, कोई भी रिलीजन से हो आप सभी के लिए क्रिमिनल लॉज तो सेम है, सिर्फ सिविलियन लॉज अलग है। अभी कौन से मैटर में? मैरिजेस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, इन मैटर्स में रिलीजन प्ले अ मेजर रोल इन इंडियन सिविल पेन। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड कि जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे तो उन्होंने बोला था कि इस तरीके से क्रिमिनल लॉ और सिविल कोड बनाओ, पर ये सिविल कोड में ये पैरामीटर्स पर्सनल लॉज के अलग रहने दो। जो उनके पर्सनल कानून है जो रिलीजन के द्वारा चल रहे उनको कोडिफाई मत करना, बाकी सबको कोडिफाई करना। क्यों? वो नहीं चाहते थे कि फालतू में रिलीजियस के अंदर हम रिफॉर्म्स करें, कुछ ऐसा करें और हम पे रिएक्ट हो और वापस से कुछ ना कुछ ट्रिगर और रिवॉल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने भी नहीं किया। नाउ व्हाट हैपन कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो देयर इज अ BN राव जिन्होंने बोला इसके बारे में। खुद इवन नेहरू भी चाहते थे कि सिविल कोड हो, बट बिकॉज ये उस वक्त इंडिया रेडी नहीं था उस चीज़ के लिए और ये समझा गया और इसलिए उसको DPSP में रखा रेदर देन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की डिमांड हुई थी कि UCC को रखना चाहिए, बट जो सब कमेटी हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ पे वोटिंग हुई 5:2 रेशियो के अंदर, ऑलमोस्ट वो लोग जीत गए। उन्होंने इस तरीके से वोटिंग हुई कि UCC पार्ट नहीं रहेगा एंड आर्टिकल 25 एंड 26 जो बताता है रिलीजियस फ्रीडम वो इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट में रेदर देन यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए भी ये कानून इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। उन्होंने बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को लगता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ये यूनियन लिस्ट में रखते हैं क्योंकि ऑल इंडिया होना चाहिए, राइट? तो ये तो रखा है उन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में, दैट सिग्निफाइज कि ये कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी भी लोग बात करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन कि जब आज़ादी हुई एंड हिंदू कोड बिल चाहते थे नेहरू जी के, हिंदू रिफॉर्म्स तो हो एटलीस्ट, क्योंकि देखो क्लियर कट इवन आम्बेडकर एज स्टेट कि आप UCC तभी ला सकते हो कि जब रेडी हो सब, आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते हो माइनॉरिटीज़ के ऊपर, तो ये डिवास्टेटिंग इफेक्ट रहेगा। तो ये क्लियर है कि आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकोगे, सब रेडी हो तभी ला पाएगा, इसलिए उसको यहाँ पे रखा है DPSP में। अब DPSP में आर्टिकल 44 में रखा है। DPSP क्या, उसका पहला आर्टिकल 37 जो है वो क्या बोलता है कि यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स है अगर वो कोई नहीं कर पाता तो कोई कोर्ट नहीं जाएगा कि इसने नहीं किया। ठीक है, ये क्या, ये आर्टिकल्स बाइंडिंग नहीं है, कोई जुडिशियल आपको सहायता इससे नहीं मिल सकती। जहाँ की फंडामेंटल राइट्स आपके चले जाए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, तो ये चीज़ मेंशन कर दी। प्लस ये भी बताया कि फॉर एग्जांपल अगर हम बताते कि जितने भी आर्टिकल्स DPSP में लिखे हैं वहाँ पे बोला गया है कि स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट को ये इस तरीके से करना चाहिए, प्रिंसिपल इन इफेक्ट लेना चाहिए, ये करना चाहिए। पर जब आर्टिकल 44 लिखा तो वहाँ पे उनका लाइटर टोन था कि स्टेट चाहे तो ये भी कर सकता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं DPSP का एक ही है, वोट। लोग वोट करेंगे तो इसमें जितने भी पैरामीटर्स आप सही से कर रहे हो, स्टेट कर रहा है, तो फिर आप जीत जाओगे। स्टेट का मतलब आपका गुजरात वो सारा वो स्टेट नहीं, स्टेट एक बहुत वाइड वर्ड है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल पार्टीज, उन सबको रखा जाता है। क्लियर? मतलब गवर्नमेंट एडेड जितनी भी बॉडीज हो उसको स्टेट बोला जाता है। नाउ इसके बारे में समझे, UCC क्या है वो भी समझे। ठीक है, नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो थोड़ा समझने की बात है। आपने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता ने क्यों नहीं रखा। इवन देयर वर मेनी, जैसे एक मोहम्मद हुसैन करके भी थे, 2-3 जने थे जिन्होंने बोला कि जब हमारा देश इतना डाइवर्स है
इतना डाइवर्स कल्चर हमारे देश में है, तो एक कानून सबके लिए क्यों? ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया। और एक ने तो ये भी बोला कि आपको लाना है रिफॉर्म्स लाओ, बट मुस्लिम पर्सनल लॉ शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इट। क्लियर? अब गवर्नमेंट का स्टैंड कैसा रहा है विद इन द होल जर्नी, आप देखोगे तो लाइक ऑलमोस्ट 1990 में गवर्नमेंट का स्टैंड इस तरीके से था कि कोई चेंजेस नहीं करना पर्सनल लॉ में, जो भी बदलाव लाना है खुद सोसाइटी लेकर आए ये बदलाव, हम कोई भी पर्सनल लॉ में चेंजेस नहीं लगेंगे। आफ्टर दैट यूपीए के टाइम पे भी यही बोला कि अगर सर्टेन क्रॉस सेक्शंस ऑफ पीपल आर कमिंग अप इंडल्जिंग इन द चेंजेस, ठीक है, पर हम खुद से नहीं करेंगे। प्रेजेंट जो सरकार है उनका शिफ्ट बदला, दे आर वेरी एडमेंट, और उन्होंने बोला कि संविधान बनाने वाले विधाताओं ने ये बोला है कि हमें यूसीसी करना चाहिए, बहुत अच्छा है अगर करे तो, इट विल बी इथोपिया, इंडिया विल बी एन इथोपिया, ऐसी कंट्री जो मतलब सुनहरी हो इस तरीके से, सो यूसीसी लाना है। सो दे वर वेरी एडमेंट। उन्होंने लॉ कमीशन को भी बोला कि आप देखो 21 लॉ कमीशन जो 21 था, पर लॉ कमीशन ने बोला कि इंडिया में यूसीसी लाना इज नॉट फिजिबल और ज़रूरत भी नहीं है। पार्लियामेंट्रीज को भी भेजा है गोवा का देखने के लिए, इसलिए ये पूरा का न्यूज़ में, ठीक है। अब ये समझो, अगर यूसीसी आ जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, तो क्या होता है? पॉजिटिव क्या है? सबसे पहला पॉजिटिव ये कि सभी के लिए एक ही कानून रहेगा, सबके धर्म के बेसिस पे अलग अलग नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा? कम्युनलिज्म कम हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास वोटिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो होती है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये अपने आप टेंडेंसी कम हो जाएगी। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, वल्नरेबल सेक्शन को प्लेटफॉर्म मिलेगा, जैसे वुमेन, हर एक रिलीजन में वुमेन के ऊपर सटायर रिस्ट्रिक्शंस है और बहुत ज़्यादा डेरोगेशंस भी होता है। सो अगर एक ही लॉ आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा है। कहीं पे शादी का लॉ अलग है, अलग अलग है, तो बहुत ही तरीके से काम हो पाएगा, प्लस जुडिशरी का भी बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अच्छे फायदे हैं। अभी चैलेंजेस क्या है? अभी चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहला चैलेंज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 बोलता है इंडिविजुअल फ्रीडम राइट फॉर दी रिलीजन, सबको अपना क्या धर्म रखना है, किस तरीके से रखना है, वो इंडिविजुअल सबका फ्रीडम राइट है, ये आर्टिकल 25 बोलता है। आर्टिकल 26 बोलता है कोई भी धर्म का जो पूरा ग्रुप है, उनकी संस्था है, उनका राइट है कि अपने रिलीजन को, अपने अफेयर्स को कैसे खुद से मैनेज करें। क्लियर? अब अगर हम यूसीसी लाते हैं और सभी धर्मों का एक में डाल देते हैं, एक लॉ कॉमन जो सेक्युलर बेसिस पे हो, तो ये फंडामेंटल राइट से क्लैश हो जाएगा। पहला तो तकलीफ ये है। दूसरा, सबको मनाना, सबको रेडी करना, वो बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, डिफिकल्ट सबको रेडी करना। तीसरा, जो कंजर्वेटिव्स है वो मानेंगे ही नहीं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्राफ्ट क्या करेंगे, किसके लॉ को बेस बनाएंगे कि सबका मिश्रण कर देंगे, जो फ्लॉज है वो हटाना है, क्या ड्राफ्ट कैसे करेंगे, तो ये सारे उसके चैलेंजेस है। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिंदू कोड करना चाहते थे, एंड उस वक्त राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वार्न भी किया कि भैया मत करो, नहीं हो पाएगा, पार्लियामेंट इज नॉट रेडी, इवन पीपल इज नॉट रेडी, बट ये वॉज के हिंदू रिफॉर्म्स तो लेकर आते हैं। अब हिंदू रिफॉर्म्स बेसिकली क्या आते हैं कि जेंडर बायस जो चीज़ें है उसको हटाना, वो उन्हें चाहते थे। इवन खुद BR आम्बेडकर भी चाहते थे कि ये रिफॉर्म्स आएंगे तो वुमेन्स की स्थिति बदलेगी, अच्छी होगी, बट पार्लियामेंट से पास होना डिफिकल्ट था, नो वन वॉज रेडी टू डू दैट, बहुत कम ही लोग सपोर्ट में थे, और उसी के वजह से फिर नेहरू को अपना स्टैंड लिबरल करना पड़ा। उन्होंने किया, बट थोड़े थोड़े सेक्शंस में निकाल के किया, इकट्ठा नहीं किया, और उसमें भी काफ़ी टर्म्स को लिबरलाइज कर दिया था, और इसी के वजह से फिर नहीं हो रहा था। और जो इवन BR आम्बेडकर चाहते थे कि ये जेंडर न्यूट्रल हो जाए, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था कैबिनेट से, ठीक है। सो विल बी सीइंग कि हिंदू मैरिज एक्ट अलग से आया है, हिंदू
सक्सेशन एक्ट अलग से आया है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट अलग से आया है, ये धीरे धीरे करके रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी पिताश्री की है तो दोनों बच्चे में मिलेगी, सिर्फ लड़के को नहीं, ये सारी चीज धीरे धीरे रिफॉर्म्स करके लाई गई है, ठीक है। सो वाई यूसीसी इज इम्पॉर्टेंट वो बताया, पॉजिटिव क्या है, चैलेंजेस क्या है, खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने क्या सोचा था, इस पूरा का ब्रीफ, क्योंकि ये चीज न्यूज में थी। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम लोग। हु वर दी रजाकार्स, ठीक है। हाल फिलहाल में रजाकार बाहिनी के 6 सदस्यों को, यू कैन सी ओवर द न्यूज हियर, रजाकार बाहिनी के 6 सदस्यों को डेथ दे दी गई है बांग्लादेश के एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के द्वारा, जिन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अंदर अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी काम किया। तो हम समझते हैं कौन थे ये रजाकार, क्यों बने, क्या था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, किस तरीके से था, क्या हुआ, सब कुछ बेसिक्स पे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसी इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल की, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ये कोई इंटरनेशनली नहीं बैठता है, ये बांग्लादेश के द्वारा ये ट्रिब्यूनल का नाम दिया गया था, ये बनाया गया था जस्ट आफ्टर दी लिबरेशन, और खुद बांग्लादेश फॉर्म होके आया, ठीक है। ये बनाया गया और इसके अंदर जो भी इंटरनेशनली क्राइम्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर बेसिस पे ये ट्रिब्यूनल जजमेंट देता है। तो उस वक्त जितने भी रजाकार्स थे उन सबको घेर लिया गया था, वॉर ऑफ प्रिजनर्स, और उनके ऊपर सबके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा, मतलब मौत, ऐसी सब दी थी। तो सबसे पहले जो 2 थे, एक तो थे बच्चू रजा और दूसरे थे अब्दुल कलाम, ठीक है। ये दोनों को हैंग टू डेथ दे दिया था। और जो जस्टिस थे मोहम्मद इस्माइल, उन्होंने बोला था कि जब तक मरते नहीं तब तक उनका गला दबना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंसानियत के खिलाफ क्राइम किया है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब जिनोसाइड किया है, लोगों को नरसंहार कर दिया था। इस तरीके की सिचुएशन बांग्लादेश में हुई थी, और इसलिए इन रजाकार्स के ऊपर हाल फिलहाल में जो 6 है उनको फांसी की सजा दी गई है थ्रू दिस ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब जाते हैं हम बैक टू हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड, आई विल जस्ट शो यू वन मैप। ये आपको मैप दिख रहा है, ये भारत का मैप है, ठीक है। पहले भारत के अंदर ये जो बांग्लादेश नाम का आज जो कंट्री है, वो पहले बंगाल का एक हिस्सा था, ठीक है। देयर वाज अ बिग बंगाल, ये पूरा का पूरा बंगाल था, ठीक है। बट कर्जन चाहते थे कि रिलीजन के नाम पे बंगाल बटे और ये जो राष्ट्रवाद की धाराएं चल रही है वो बंद हो जाए, ये कर्जन चाहते थे। सो उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया, और इसी के वजह से 2 ग्रह पहले से ही उभर के आ चुके थे, ठीक है। एक था जो आज हमारा बंगाल है, और दूसरा जो आज बन के बांग्लादेश जो बना है वो, ठीक है। सो ये इस तरीके से था। फिर ये पार्टीशन बाद में जाके बंद भी हो गया, वापस से नॉर्मल बंगाल हो भी गया था, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुस्लिम्स थे ज़्यादा और यहाँ पे हिंदूज थे ज़्यादा, इस तरीके से विभाजन किया। नाउ व्हाट हैपेंड, जब इंडिपेंडेंस था तो जब स्टेट को मतलब ऑलमोस्ट सभी को एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइन करवाना एंड इंडिया को कंपोसाइडली करके रखना, ये सब हो रहा था, तब एक तो ये हैदराबाद था जो बहुत एडम था कि भैया हमको तो इंडिया का भाग नहीं देना। अभी भाई बीच में हो, तुम भाग नहीं रहोगे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तुम्हारा पूरा का पूरा सब कुछ इधर से गिरा हुआ है और तुम्हें पार्ट नहीं लेना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग थे, हिंदू लोग थे, वो चाहते थे, पर यहाँ पे जो मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे, ठीक है। सो वो चाहते भी थे, बट मेजोरिटी आई गेस वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम ही थी, बट हिंदू भी थे। तो उनका डिसीजन आप कैसे ले पा रहे हो, उन्हें तो इंडिया के साथ पार्ट करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे भी रजाकार थे, जो रजाकार वॉलंटियर्स थे, हैदराबाद को डिफेंड करने आ गए थे, जो इलीगल मिलिटियास थे, जो निज़ाम के द्वारा चलाया जा रहा था पूरा का पूरा, और बहुत ज़्यादा मारा मारी, बहुत सारे क्राइम्स उन्होंने कमिट किए थे। प्लस हिंदू देशमुख ने भी रजाकार्स को रिक्रूट किया था निज़ाम को मदद करने के लिए। तो अलग अलग टाइप के रजाकार्स उधर थे, और यहाँ एक और रजाकार है जो इधर है, वो हम समझे कि क्या है, ये आपको मैंने बता दिया। और फिर पुलिस
और आर्मी आके ऑलमोस्ट हैदराबाद को इंडिया का पार्ट फिर बना लिया। ना ये था जूनागढ़। इनके जो थे नवाब, वो चाहते थे भैया हम पाकिस्तान में जाए, ठीक है। पाकिस्तान वॉज वेरी स्मार्ट कि भैया देखो उनको कोई जूनागढ़ में इंटरेस्ट नहीं था, उनको कश्मीर में इंटरेस्ट था। उनको लगा कि हम बोलेंगे ये तो ये जाने नहीं देगा और कश्मीर के लिए रेडी हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिंपली वहाँ के जो लोग थे वो सारे मेजर पॉपुलेशन हिंदू थे एंड दे डोंट वांट टू बी गो टू पाकिस्तान, सिर्फ नवाब को चाहते थे। तो नवाब तो चले गए, उनके जो सेक्रेटरी थे वो बेचारे अटक गए एंड फाइनली उनको भी जाना पड़ा और जूनागढ़ वॉज पार्ट, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्लेबिसाइड हुआ था और जूनागढ़ पार्ट बन चुका था। नाउ बात करते हैं कश्मीर की। अभी कश्मीर में महाराजा हरि सिंह वॉज नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ दिस कंट्री, उन्हें खुद से करना था। बट पाकिस्तान ने अपने मिलिटेंट्स भेजना शुरू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा एरिया पीओके जो आज का है वो सब अंदर उन्होंने ले लिया और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। बट अब महाराजा हरि सिंह से अकेले कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनकी जान को भी लेना देना था। तो यहाँ पे उसी टाइम पे मेनन गए, उन्होंने बोला एक काम करो, क्योंकि नेहरू वॉज लाइक कि वो भेज रहे थे इंडियन आर्मी को, बट माउंट बैटन ने उनको मना कर दिया कि रुको नेहरू, पहले उनको बोलो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करें, कि आप चाहते हो इंडिया आपकी मदद करे तो आप ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लो, जिससे कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाना है, आपके लोगों को राइट मिलेगा, बट आपकी सिक्योरिटी, आपका डिफेंस, ठीक है, और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ इंडिया के द्वारा देखा जाएगा। क्लियर? थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी थी कश्मीर को, पर इट शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, जो फिर महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिया। एंड फिर उसके बाद नेहरू ने फोर्स भेजी, ऑलमोस्ट फोर्स भेजी और पहुंच चुकी थी। और फिर इतने में यूएन की तरफ से सीज फायर आया। हम चाहते, लाहौर तक तो चली गई थी, हम चाहते तो पीओके की भी पूरा का पूरा ले लेते, बट फिर सीज फायर हुआ और पूरा का पूरा मामला वो हो गया। नाउ यूएन ने बोला कि ये जो पीओके का वाला हिस्सा है, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इस वाला जो भी हिस्सा है, वहाँ पे रेफरेंडम होगा और जो लोग बोलेंगे वहाँ पे ये पोर्शन जाएगा, जो आज तक हुआ नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू डू। वो बोलता है कि रेफरेंडम में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही लेंगे, तो ये तो सही तरीका नहीं है। तो इसलिए आज तक वहाँ पे अभी तक रेफरेंडम हुआ नहीं है। सो इट इज स्टेट इट इज बीन इलीगली ऑक्यूपाइड। क्लियर? ये पूरा चलता रहा। नाउ पार्टीशन पूरा का पूरा पाक बन चुका था, ठीक है, उन्होंने पार्टीशन कर लिया, पाकिस्तान बन गया। नाउ उन्होंने ईस्ट बंगाल को भी अपने अंदर रख दिया, तो उसको बोला गया था ईस्ट पाकिस्तान। अभी ये भाई साहब कहाँ, ये भाई साहब कहाँ, अभी यहाँ पे सारा जोर शोर होता है, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का टाई अप, मिलिट्री, वो सारा जोर शोर इधर है। इधर सिर्फ ये जो बोले वही करने का, खुद का कुछ भी नहीं, और इनका कुछ भी देखा नहीं जाता था, सारा कल्चर सब कुछ थोपा जाता था, उर्दू लैंग्वेज वो सब। नो अंडरस्टैंड, चाहे ये आप ईस्ट पाकिस्तान समझो, यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन चाहे बंगाली मुस्लिम क्यों ना हो, बट दे हैव देयर कल्चर टाई विद द बंगाल, बंगाली लैंग्वेज, ठीक है। और ये एथनिक कंसर्न जो था वो उभर रहा था। प्लस सबको राइट है भैया पॉलिटिकल स्टैंड लेने का, खुद के लिए खड़ा होने का राइट, जो उन्हें मिल नहीं रहा था। और इसलिए इस टाइम के अब्दुल रहमान, ठीक है, तो इन्होंने शुरू किया था पूरा का पूरा, जो आज की आपको वहाँ पे अवामी लीग दिख रही है बांग्लादेश के अंदर, उनकी ही बेटी है, आई मीन उनकी ही बेटी बैठी हुई है। तो इन्होंने शुरू करा था पूरा का पूरा ये। एंड व्हाट हैपन कि नाउ पाकिस्तान स्टार्टेड अटैकिंग। अब कैसे अटैक किया? इन्होंने एक आर्मी बनाई, वॉलेंटरी आर्मी, जिसको बोलते हैं रज़ाकार। इस वॉलेंटरी आर्मी में बिहारी, बंगाली मुस्लिम थे जो प्रो पाकिस्तान थे, ठीक है। इन लोगों ने मतलब दहशत मचा दी थी पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर, मतलब उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान। ऑलमोस्ट यू विल बी फाइंडिंग कि कुछ 3 मिलियन लोग की मौत हुई, ठीक है। 4 लाख वुमेन्स वर रेप, 1,95,000 वुमेन्स वर फोर्सफुली प्रेग्नेंट। ये सारी दहशत मचा के रखी थी। क्लियर? अब इसके वजह से कितने लोग, कितने रेफ्यूजीज इंडिया में आने लगे। 19 मिलियन रेफ्यूजीज वर कमिंग इन इंडिया। अब ये तो हमारे लिए ह्यूमैनिटी कंसर्न का सवाल हो गया, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में आ गई, इतने ज्यादा रेफ्यूजी आ रहे हैं। ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इंदिरा गांधी डिसाइडेड टू एक्ट, ठीक है, टू सपोर्ट। तो यू आर सीइंग दिस फोटो,
दिस इज द पर्सन जिन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था, मानेकचंद, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, एक्चुअली इन्होंने इस तरीके से मिथ बजाया वहां पे पाकिस्तान की जो आर्मी थी, क्योंकि जो मुक्ति बाहिनी संग्रह थी इनके द्वारा लीड किया गया था, मुक्ति बाहिनी वो प्रो डेमोक्रेसी और बांग्लादेश बनाना चाहती थी और अलग होना चाहती थी, ठीक है। रजाकार बाहिनी वो पाकिस्तान के साथ जुड़ रही थी, तो पाकिस्तान को असिस्ट कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इनकी मदद के थ्रू इंडिया ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ठीक है, पाकिस्तान में। और इस ऑपरेशन में ऑलमोस्ट वहाँ पे इंडिया के जवान इतने नहीं थे, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो जितने जवान और रजाकार थे उन्हें नहीं पता कि कितने सोल्जर्स हैं, पर ये बोल दिया कि इंडिया ने चारों तरफ से घेर लिया है, अगर कुछ हुआ तो अटैक और सब खत्म। अब इसी के वजह से वो लोग मान गए एंड रेडी टू सरेंडर। नाउ इवन इस ड्यूरेशन ये जब सब चल रहा था और सरेंडर के लिए रेडी हुए थे, उससे पहले पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया हमारा सपोर्ट करे, तो उन्होंने सपोर्ट लेने के लिए क्या कर दिया पता है, यहाँ पे वॉर फ्रंट खोल दिया, एंड दैट वाज द क्लच, ठीक है। यहाँ पे वॉर फ्रंट खोल दिया, तो इन्होंने तो भाई साहब इतने सोल्जर्स नहीं थे, पर ये भाई साहब ने था कि भैया अगर एक ब्लफ कर लेते, इन्होंने बोला आप सभी जगह से घेरे हुए हो, कुछ भी हुआ हो जाएगा। तो वहां पे जो ऑफिसर्स थे इतने स्मार्ट नहीं थे, कुछ उस वक्त थोड़ी सैटेलाइट वेटेलाइट था, सो दे वर लाइक ठीक है मर जाए इससे अच्छा तो सरेंडर कर देते। सरेंडर हो गया एंड फाइनली उस दिन से 25 मार्च 1971 बांग्लादेश बना। ना बांग्लादेश जब बना ये वहाँ के सीएम बन गए और उन्होंने ये रजाकार बाहिनी के जितने भी लोग थे उन सबको मेजर सजाएं दी थ्रू दिस ट्रिब्यूनल। उसमें से सबसे पहले 2 बच्चू रजाक, उसके ऊपर कुछ 8 से 9 10 केसेस लगाए गए थे। उसने काफ़ी दहशत बहुत ही ज़्यादा दहशत फैला के रखी हुई थी, ठीक है ना। जैसे इनकी मौत होती है उसके पहले उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया था, कोलैबोरेटर एक्ट भी लेकर आया था, बट आफ्टर हिज डेथ जो बीएनपी की सरकार है वो प्रो पाकिस्तानी टाइप की थी, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी रजाकर बाहिनी, उनके द्वारा थोड़ी सब्सिडरी जमात इस्लाम वो सब, तो ये सब अलाइन हो गए। अब ये जो वॉर प्रिजनर्स, ये वॉर क्रिमिनल्स थे ना, वो कैबिनेट की पोस्ट तक बीएनपी के अंदर आ गए थे। अब अवामी लीग वापस से है और अभी वापस ये ट्रिब्यूनल के थ्रू 6 लोगों को सजा दी है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द होल थिंग ऑफ रजाकार एंड व्हाट अबाउट द इंडियन रजाकार, क्या है पूरा का पूरा मामला। Now moving toward the next topic, India's first international bullion exchange. मोदी जी visited India's first international exchange, गुजरात पे विजिट हुई थी रिसेंटली, ठीक है। गिफ्ट सिटी में ये इंटरनेशनल एक्सचेंज बना है। Now what is bullion? बुलियन मतलब फिजिकल कमोडिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। बार्स है, इग्नोट्स है, कॉइन्स है, इन सब का एक्सचेंज करना थ्रू एक मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे आप शेयर मार्केट करते हो, इक्विटी खरीदते हो, बेचते हो, तो इसी तरीके से फिजिकल कमोडिटी का एक्सचेंज करना, तो उसी को बनाने के लिए एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बना है गिफ्ट सिटी में। अब ये गिफ्ट सिटी आई गए गुजरात के गांधीनगर के पास, और ये एक सेस के एक्ट से थ्रू बनी है। सेस बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे ड्यूटीज चार्जेस नहीं लगते, फ्री, ठीक है ना। इसका बनना क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे, वो हम सब धीरे धीरे समझे। तो आप ये देख लो, ये कॉइन्स है, ये अपने बिस्किट्स बोल सकते हैं, ठीक है, या बार बोल सकते हैं, एंड दिस आर इग्नोट्स, ये आप देख रहे हो, ये इग्नोट्स है। नाउ इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जो बुलियन का एक्सचेंज कर रहा है उसी को ही बोल दिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ये हमारे गुजरात में देखो कहाँ है, दिस इज गांधीनगर, द कैपिटल ऑफ गुजरात। ये रहा कुडासन और इसी के पास है, ये रहा आपको दिख रहा है, ये गिफ्ट सिटी है, दिस इज दी गिफ्ट सिटी, ठीक है। यहाँ पे ये गिफ्ट सिटी है जिसको सेस जोन में रखा गया। नाउ इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है, जो बनाया गया है, वो एक तो गिफ्ट सिटी के अंदर है, सबसे पहली चीज। दूसरा, अब इस एक्सचेंज के थ्रू सारे गोल्ड इंपोर्ट करे जाएंगे, सारे गोल्ड इंपोर्ट ट्रेड करे जाएंगे, जो भी रेट चल रहा है उस पर ट्रेड हुआ जाएगा, ठीक है। और प्लस ज्वेलर्स, ठीक है, ऑथेंटिक ज्वेलर्स मतलब जो ऑथराइज्ड ज्वेलर्स है ना, वो इसमें ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा, पहली बार एक फिजिकल वॉलेट बनाया जा रहा है। आप मूवीज में देखते हो बड़ा सा
स्टोर खोलते हैं, अंदर बहुत सारा गोल्ड होता है, वैसा वॉल्ट बनाया जा रहा है गिफ्ट सिटी के अंदर, जहाँ पे ये गोल्ड और सिल्वर स्टोर किए जाएंगे। क्लियर? क्या है ये सब, वो समझा ना। बात करते ये ज्वेलर्स की, ठीक है। इन्होंने बोला कि ज्वेलर्स ट्रेड कर सकते हैं, तो कौन ट्रेड कर सकता है पहले वो समझो। जो ऑथराइज्ड ज्वेलर हो, ऑथराइज मतलब जो गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस के ऑथोरिटी है, ये पूरा का पूरा सेंटर को इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर भी है वहाँ पे बहुत बड़ा, जहाँ पे एक्सचेंज होता है, वहाँ पे ये ऑथोरिटी जो उसको देखता है उसके पास जाके आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा दिया, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे गिफ्ट सिटी के अंदर अपनी एक ब्रांच या सब्सिडरी खोलनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर कोई ज्वेलर ये नहीं चाहता कि भैया ब्रांच का इतना पैसा नहीं खोलना, ये नहीं करता, तो जिसने ब्रांच खोली है आप उसके क्लाइंट बन सकते हो और उसके थ्रू ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। पहले तो ये बात हो गई। दूसरा, जो नॉन रेसिडेंट है मतलब NRI, वो भी इस एक्सचेंज के थ्रू गोल्ड का ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर उस सब का, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, अब ये सोचो इंडिया सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड भी इंडिया में ही पहना जाता है, शादियाँ होती है तब दिखता है ओरिजिनल गोल्ड कितना निकलता है, ठीक है। अब इंडिया में गोल्ड इतना इंपोर्ट होता है तो उसके वजह से सरकार का डेफिसिट भी बढ़ जाता है, भैया बहुत ज़्यादा गोल्ड आ रहा है तो उतना जा रहा है। अब बिकॉज ये एक्सचेंज फाइनेंस हो जाएगा तो डॉलर्स जो है ना उसका भी कमांड आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगी। यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर हो किस तरीके से क्या है, कौन ट्रेड कर सकता है वो बता दिया। अब बात करते हैं ये एक्सचेंज की। सी ये एक्सचेंज एक ऐसी जगह पे जो सेज है, तो यहाँ पे कोई ड्यूटीज चार्जेस नहीं रखेंगे, प्लस ये एक्सचेंज को देखा जाएगा इनके द्वारा, ये अथॉरिटी है जो कानूनी बनी है पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। सो ये एक्सचेंज में जो भी गोल्ड इंपोर्ट हो गए इंडिया में इसी एक्सचेंज के थ्रू हो गए, दैट मीन्स गोल्ड में ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी ऑफ गोल्ड ही आ पाएंगे, राइट। अगर एक अथॉरिटी ही देख रहा है तो क्वालिटी ऑफ गोल्ड अच्छे से आ पाएंगे, प्लस प्राइस डिस्कवरी। अभी फॉर एग्जाम्पल यू नो कि आने वाले टाइम में फेस्टिवल सीजन है, इंडिया में डिमांड बहुत होगी, तो डिमांड होगी तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई चाहिए। अभी सप्लाई नहीं होगा तो यू विल गेट टू नो प्राइस कितना होने वाला है, ठीक है। और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कितना होगा, सो यू विल बी ऑटोमेटिकली प्राइस आपको डिस्कवरी भी हो जाएगी। प्लस इतना ज़्यादा सप्लाई आएगा तो स्टोरेज भी तो होना चाहिए, तो इधर पहली बार स्टोरेज करने वाले कितना 125 टन गोल्ड, ठीक है, और 1000 टन सिल्वर। इनिशियल बेसिस में इतना स्टोरेज होगा, प्लस जो भैया फेस्टिवल टाइम है उसके लिए भी एक डेडिकेटेड स्टोरेज रखा जाएगा कि ये सब हो सके, ट्रेड हो सके, सही से हो सके, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे हो गए, तो यहाँ पे एक तो आपका गोल्ड 1 किलो का 99 7 कैरेट वाला, ठीक है, और दूसरा 100 ग्राम का 999 कैरेट वाला, ठीक है। ये वाले प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे। सिल्वर के भी इनलाइन प्रोडक्ट्स आएंगे आगे जाके, प्लस 12.5 kg का जो UAE से गोल्ड आता है ना, वो गोल्ड बार की साइज बहुत बड़ी होती है, वो भी आगे जाके इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसका जो वॉल्ट बनने वाला है वो इंडियन और इंटरनेशनल जो वॉल्ट बनाने वाले हैं उनको दिया गया है, देख रहे कौन अच्छे से बना सकता है, तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा स्टोरेज होने वाला है अच्छे तरीके से और इतना आएगा। अभी फॉर एग्जांपल जिन्होंने ट्रेड किया, आज मैंने जैसे आप लोग शेयर मार्केट में कोई भी इक्विटी परचेज करते हो, ठीक है, तो T+2 इस तरीके से डिलीवरी पीरियड होता है, इस तरीके से डिलीवरी मार्जिन होता है। इनिशियल बेसिस में यहाँ पे होगा T+0, मतलब जिस दिन आपने बुक किया उसी दिन आपको डिलीवरी के पैसे दे देने हैं और उस दिन आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। आगे जाके किस तरीके से, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग ना वो डेरिवेशन मार्केट पूरा हिला ना दे, ऐसा सारा कुछ ना हो। इनिशियल बेसिस में T+0 रखा है, आगे जाके फिर प्रॉपर वे में सब कुछ हो तब T+2 करेंगे, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा अंदर दे दिया गया है कि किस तरीके से होगा। अब इंडिया के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज जो बन रहा है बुलियन एक्सचेंज, इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट। सबसे पहले ये एक्सचेंज के द्वारा एक प्रॉपर मैकेनिज्म से गोल्ड इंडिया में आया जाए, इसी के द्वारा।
प्लस मेजर 56 ज्वेलर्स रजिस्टर अभी तक हो चुके हैं, मालाबार है, टाइटन है, सब मेजर सभी रजिस्टर आधे से ज़्यादा तो हुए हैं एज अ ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। प्लस इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग जोन बन रहा है, जैसे कि इस्तांबुल में है और यूएई में है, तो इस तरीका एक ट्रेडिंग जोन बन रहा है जहाँ पे गोल्ड हमारे जो इंपोर्ट आता है तो वो अच्छी क्वालिटी का हो, प्राइस डिस्कवरी भी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हो। प्लस इसमें ये भी रखा गया है कि OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के द्वारा एक रूल बना है कि जो डिस्प्यूटेड जोन्स है, जैसे अफ्रीका में काफ़ी सारा ऐसी माइनिंग है जहाँ पे बच्चों से माइनिंग करवाई जाती है और वो जो चीज़ें बेची जाती है ना उससे ड्रग ट्रैकल और फिर टेररिज्म के लिए फंडिंग जाती है। तो ऐसी माइनिंग से खरीदा नहीं जाएगा गोल्ड, पूरी रजिस्टर माइनिंग से गोल्ड खरीदा जाएगा, तो ये चीज़ भी रखी गई है इसके अंदर। क्लियर? सो अच्छी क्वालिटी का गोल्ड आएगा, सब कुछ अच्छे से मैनेज होगा। प्लस ये जो एक्सचेंज है उसको हर मंथ का रिपोर्ट ये बॉडी को देना पड़ेगा कि किसने कितना खरीदा, कितना प्रोडक्ट आया है, क्या क्वालिटी है, सब कुछ। सो प्रॉपर एस्टिमेशन भी होगा। अब इनिशियल वे में हम लोग प्राइस तो इन्फ्लुएंस करेंगे बिकॉज इतना ज़्यादा आएगा तो वही डिमांड सप्लाई का इशू होगा। आगे जाके इंडियाज प्लान कि थ्रू दिस एक्सचेंज हम इंडिया गोल्ड का प्राइस सेट करेंगे वर्ल्ड के लिए। अभी तो हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बाहर से, हम एक टाइम पे सेट करेंगे थ्रू दिस एक्सचेंज। सो आई होप आप इधर क्लियर हो कि क्या है इसकी अहमियत। क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बढ़ो। जब चाइना ताइवान पढ़ा रही थी मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन आपको नहीं बोला और इसलिए क्वेश्चन में रखा भी है। लेट मी एक्सप्लेन यू। इंडिया का कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाई नहीं, ऑफिशियल कोई भी ताइवान के साथ टाई नहीं है, बट फिर चाइना के साथ जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग हमने एक एसोसिएशन बनाया है, ITA, ठीक है। उस एसोसिएशन के द्वारा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होते हैं, ये भी करेक्ट है। अब ये तो बताया था ये सेपरेट होता है ताइवान स्टेट से, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ ये तो पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है। ये अभी थी जिसके अलकायदा को लीडर को मारने के लिए यूज किया था, वो ब्लेड वाली ड्रोन से लॉन्च की हेलफायर R9X मिसाइल। सो किसकी है? USA की है। तो ये देख सकते हो उसका दूसरा नाम है निंजा बॉम्ब, ठीक है। नाउ इन्फ्लेशन इज ड्राइविंग GST रेवेन्यू। अभी हुआ क्या है कि अभी रिपोर्ट आई है और उससे पता चला है कि GST जुलाई मंथ का जो GST है वो कुछ 1.48 लाख करोड़, मतलब 1,48,000 लाख करोड़ जितना GST कलेक्शन हुआ है। ये बताया है कि ये सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन है कंपेयर टू द अप्रैल मंथ जिसमें मार्च का कलेक्शन हुआ था, ठीक है। उस वक्त ऑलमोस्ट इतना ही कलेक्शन हुआ था और एवरेजली देखा जा रहा है कि GST ऑलमोस्ट 1.50 लाख करोड़ अभी पिछले कितने क्वार्टर से टच कर रहा है। पहले के टाइम पे जब GST बना 1 लाख करोड़ भी हर महीना कलेक्शन नहीं हो पा रहा था और अभी इतना। सो ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी हमारी रिवाइव हो रही है आफ्टर ये प्री इकोनॉमी एरा से भी ज़्यादा अभी कलेक्शन आ रहा है, ठीक है। सो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। सो रिपोर्ट्स आई कि भैया जो मार्च में था तब पहली बार 1,40,000 के आसपास गया, अभी जो था उसमें 1,50,000 टच किया गया, ठीक है।
सो 1,68,000 भी टच किया गया है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वार्टर में जो है, इस बार का फर्स्ट क्वार्टर में जीएसटी कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? एक रीज़न है कि जो जीएसटी काउंसिल है उनके द्वारा काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए जीएसटी के अंदर, रेट्स लिबरलाइज कर दिए गए थे, ठीक है, प्लस इजी वे ऑफ फिलिंग और प्रॉपर तरीके ऑफ टैक्स कलेक्शन। ये कारण है जिसकी वजह से जीएसटी अच्छे से इस बार आया है। दूसरा ये भी है कि इकोनॉमी बूम हो रही है, ये दिख रहा है, इकोनॉमी मतलब रिकवर हो रही है, चाहे इस बार कितना इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हमारा इन्फ्लेशन इसको पार कर चुका है 6% को, फिर भी जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। सो ये भी इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में भी थी। एंड सीतारमन ने सेड कि पहले जो चीज़ थी उसके कंपेयर में रह के अभी जीएसटी का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम में 1.48 लाख से नीचे, मतलब 1.4 से नीचे जीएसटी का कलेक्शन नहीं होगा, उससे ऊपर ही रहेगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। सो यू कैन सी, ये आप देख रहे हो मैप, किस तरीके से देखो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 1 लाख ऊपर क्रॉस कर दिया गया है। अब बात करते हैं जीएसटी है क्या, ठीक है। सो जीएसटी है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। पहले अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, सेंटर के अलग होते थे, स्टेट के अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, जिसके वजह से कास्केडिंग इफेक्ट होता था। सो अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये की लो और आपने ये रिटेलर को दी और उसको 10% टैक्स देना है, तो वो चीज़ उसको 110 में देनी पड़ती थी, ठीक है, 10 रुपये टैक्स के। अब ये रिटेलर कंज्यूमर को देगा तो ये टैक्स का पैसा भी लेता है, तो ये क्या करेगा, 100 रुपये तो उसका प्रोडक्ट का भाव, 10 रुपये उसने टैक्स भरा है वो, प्लस उसका खुद का प्रॉफिट 90 रुपये, इसका इक्वल करके वो इसका देगा, मतलब 200 रुपये में इसको कंज्यूमर को देगा। अब 200 रुपये में कंज्यूमर टैक्स भरेगा 10%, जो हो जाएगा 20, सो 220। दैट मीन्स यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9, ये जो टैक्स है उसके बाद दूसरी उसके ऊपर फिर से टैक्स लग रहा है, उसे ही बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी के द्वारा ये चीज हट गई और सिंपली हो गया 190 इसके ऊपर 10, सो 209, सो 9 रुपये ही, मतलब 19 रुपये ही कंज्यूमर टैक्स भर रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी इसने 10 रुपये भरे, सो 19 माइनस 10, 9 रुपये हुए जो टैक्स सरकार के पास जाता है। इतना इजी मैकेनिज्म जीएसटी के द्वारा हुआ। अब ये जीएसटी के अंदर ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, एक इंडिया एक टैक्स, 1 मार्केट 1 टैक्स। पहले क्या होता था, हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्स सिस्टम होता था, कहीं पे वैट कुछ और है, किसी चीज़ के लिए वैट कुछ कम है, और इसी की वजह से मार्केट सही से अच्छे से बन नहीं रहा था। नाउ टू कैटर दिस जीएसटी वॉज दी वन ऑप्शन कि सबके लिए एक ही सिंपल रहे। अब वो होगा कैसे, उसके लिए संविधान में चेंज किया गया और एक काउंसिल बनाएंगी जिसे बोलते हैं जीएसटी काउंसिल, ठीक है। सो थ्रू आर्टिकल 279A ये संविधान में डाला और एक काउंसिल बनाई जिसको संवैधानिक बॉडी बोलते हैं, जिसमें स्टेट एंड सेंटर मिलके इसके लिए रिजोल्यूशंस करेंगे, जो सरकार के लिए रिकमेंडेशंस है, फिर सरकार इस पे एक्ट करे ना करे वो सरकार की मर्जी, ठीक है। नाउ मेजरली डिसीजन इनके द्वारा ही लिए जाएंगे कि जीएसटी में कैसे सारी चीज़ें आएगी नहीं आएगी। अब इतना समझो, जो चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल का वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब सरकार के ही एक इंसान बैठे हैं, तो जो सरकार सोच रही वही चीज़ें होगी, बस सहायता चाहिए स्टेट को कन्विंस करने की और रिफॉर्म्स लाने की, ठीक है। यहाँ पे स्टेट का सारा पैसा ना चला जाए, उनका भी राइट रहे, उस तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म जीएसटी काउंसिल के अंदर है, ठीक है। जहाँ पे वोटिंग वैल्यू अगर आप देखो तो सेंटर की है 1/3 वेटेज एंड स्टेट का है 2/3, ठीक है। प्लस टोटल जो भी रिजोल्यूशन पास करना हो तो 3/4 लोग अगर वोट कर देते हैं और पास हो जाता है, मतलब प्रेजेंट और वोट हो जाता है, तो वो रिजोल्यूशन गिना जाएगा, ठीक है। प्लस ये काउंसिल काम तभी करेगी कि जितने टोटल मेंबर है उसके आधे लोग प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये काउंसिल प्रेसिडेंट के द्वारा एग्जैक्टली आफ्टर जीएसटी एक्ट 2017 बना दिया था 60 डेज के अंदर, ठीक है, जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्लैब्स बताए, अलग अलग स्लैब्स, कौन सा प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर रहेगा एंड कौन सा प्रोडक्ट जीएसटी के बाहर रहेगा। जैसे एविएशन फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, ये सारे प्रोडक्ट्स जीएसटी के भी बाहर है, तो कब आएगा ये भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, ठीक है। प्लस कौन सी कंपनीज
जीएसटी भरेगी और कौन सी नहीं, उसके टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो इतना ज़्यादा पावर जीएसटी काउंसिल को दे दिया था। प्लस देयर आर अदर इवन इम्पॉर्टेंट पावर्स, फॉर एग्जांपल कि कहीं फ्लड आ गया, कहीं पे डिजास्टर हुआ, तो थोड़ा स्पेशल मदद करना, तो वो रेट्स एड ऑन कर दिए जाएंगे, जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। देन अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है एंड हिमालयन जो स्टेट्स है, दे आर नियर द बॉर्डर, दे नीड मोर फंड बिकॉज बॉर्डर है, थोड़ा डेवलपमेंट और उस अकॉर्डिंग के बेसिस में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो उसके लिए थोड़े अलर्ट रेट्स भी रखे जाएंगे, कंडीशनिंग अंडरस्टैंडिंग दैट स्ट्रेटेजिक पार्ट कवर हो, ठीक है। So you can see that 0, 5%, 12%, 18 and 28%. 28% सीन प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा लग्जूरियस प्रोडक्ट, टोबैको, उस सब पे डाला जाता है, अल्कोहल बेवरेजेस हो, कार्स हो, ठीक है, उस सब पे डाला जाता है। जो एसयूवीज या स्पोर्ट्स कार हो जो ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, उन्हें डीमेरिट गुड्स गिना गया है, ठीक है। 1300 आइटम को जीएसटी में डाल दिया है और 500 सर्विसेज को इन स्लैब्स के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। और ये काउंसिल मिलके हमेशा डिसाइड करती है और कैसे इसको और अच्छे से स्ट्रक्चराइज करें। अब चीज़ ये है कि कलेक्शन होने का एक रीज़न ये भी है कि स्टेट के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन किया जा रहा है। वन रीज़न, 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो टैक्स एफर्ट करता है स्टेट, उनको 2.5% फंड का दिया जाएगा। दूसरा, जब जीएसटी बना था ना, तो स्टेट के सारे टैक्स चले गए थे, ठीक है, थोड़े एक दो को छोड़ के सारे चले गए थे, तो उनको जो टाइम पीरियड लॉस हो 5 साल के अंदर, जितना भी लॉस हो, यूनियन के द्वारा, सेंटर के द्वारा कंपनसेट किया जाएगा। अब वो 5 साल का टाइम पीरियड अभी खत्म हो गया, जिसमें 2 साल कोविड था, जिसमें टाइमली पैसा भी नहीं आ रहा था, कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा था, तो इसको और आगे बढ़ाने की डिमांड हो रही है, पर अभी तक जीएसटी के काउंसिल के द्वारा कुछ हुआ नहीं है और कोई आगे स्टैंड हो भी नहीं रहा है। तो अब इन्हें लगा कि भैया देखो, अभी तो अच्छा जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, और अच्छे से करो, तो ये स्टेट के टैक्स ऑफिसर्स को टारगेट देते हैं कि भैया और अच्छे से कलेक्शन करो, तो कलेक्शन ज़्यादा आएगा तो इन लोगों को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मांझा है, जीएसटी कलेक्शन क्यों हो रहा है, क्या है जीएसटी काउंसिल, क्या है जीएसटी स्लैब्स, और क्या वो दिखते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, जो हमारे चीफ जस्टिस है, 48 चीफ जस्टिस है, अब उनका रिटायरमेंट आ गया है 26 अगस्त। तो एक प्रक्रिया है कि उन्होंने बताया कि भैया मेरे जाने के बाद जस्टिस ललित, UUL ललित, वो बनेंगे 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो उनकी कार्यकाल रहेगी नवंबर 8, 2022। विल बी लाइक अभी बने और इतनी जल्दी चले जाएगा, ये कैसे, सारी चीज़ें हम समझते हैं, ठीक है ना। क्या कन्वेंशन बनाया गया है, किस तरीके से पूरा का पूरा कार्यभार होता है, वो भी समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस अपॉइंटमेंट दी गई है आर्टिकल 124, जो बोलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जजेस को, ठीक है, कंसल्टेशन ऑफ CJI। अब ये कंसल्टेशन इनिशियली बाइंडिंग थी नहीं थी, उसी में बवाल थी। तो पहला सुप्रीम कोर्ट जज केस आया, ठीक है, 1992 में 1982 में, जब बोला गया 1982 के टाइम पे ही आया था, तब बोला गया कि ये कंसल्टेशन CJI के साथ बाइंडिंग नहीं है, CJI जो एडवाइस दे ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के लिए। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव अपने अकॉर्डिंग जजेस को पसंद कर देते। नाउ सेकेंड सुप्रीम कोर्ट केस जब हुआ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टर्न मारा उनके डिसीजन में, कोई बोलते सेकेंड जज केस, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कंसल्टेशन है ना, ये बाइंडिंग है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, तो जो CJI बोलेंगे वो बाइंडिंग रहेगा, और यहाँ पे 2 मेंबर भी रहेंगे जो हेल्प करेंगे, ठीक है। एक कॉलेजियम सिस्टम शुरू किया था। नाउ इतनी क्लैरिटी नहीं थी, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में थर्ड जज केस गया, जहाँ पे बोला क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने दैट इट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट टू अपॉइंट दोज पर्सन जो CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा नाम दिया जाएगा उन्हें। देखो
4 और अग्री होने चाहिए, वही नाम सीजीआई भेजेगा और सीजीआई भी अग्री होने चाहिए, सबकी सहमति हो। कोई भी 2 मना कर रहा है तो वो नाम अगर सीजीआई भेज देता है तो प्रेसिडेंट के लिए वो चीज़ बाइंडिंग नहीं है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। इस तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती है, मतलब जज खुद से ही खुद को अपॉइंट करते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, पूरा सिलेक्शन मेथड उनके द्वारा है। तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नाउ व्हाट हैपन, अभी इधर तो बोला है कि सीजीआई को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, किस तरीके से करेगा वो नहीं था, तो एक कन्वेंशन भी इस्टेब्लिश कर दिया गया कि जो भी जाने वाला सीजीआई हो ना, वो उसके बाद ऑलमोस्ट नाम बोल के जाएगा प्रेसिडेंट को कि भैया मैं जा रहा हूँ तो इनको आप नियुक्त कर देना। अब ये जो नाम बोला जाएगा, ठीक है, सीजीआई के द्वारा, ये कन्वेंशन ये है कि इनके बाद वाला जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना वही बनेगा सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, इनके बाद जो सीनियर मोस्ट होगा वो बनेगा। ये कन्वेंशन रखा, ये संविधान में दिया नहीं गया, ये कन्वेंशन है। ठीक है, 2 बार ये कन्वेंशन को सरकार के द्वारा नहीं माना था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर ये जो जज केसेस हुआ था ना उसमें क्लियर कट बोल दिया था कि भैया आज के बाद जो भी सीजीआई जाता है, जो वो नाम बोलता है वो उसके बाद वाला ही पर्सन हो, सेकेंड मोस्ट सीनियर। ठीक है, अभी सेकेंड मोस्ट सीनियर मतलब कौन, बेसिकली इनकी कार्यकालता देखी जाती है। अभी कितनी बार होता है कि 2 जज एक ही टाइम पे अपॉइंट होते हैं, जिसने पहले ओथ लिया उसका कार्यकाल देखेंगे, सबसे ज्यादा कार्यकाल हो उन्हें बनाया जाता है सीनियर मोस्ट। ठीक है, तो कितना उनका टाइम का कार्यकाल है उसके बेसिस पे सीनियर मोस्ट होगा। अभी ये जो जज बने यूयू ललित, ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज है जो डायरेक्ट बार से उठाए, मतलब ये लॉयर थे। अभी यहाँ क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन है क्या, तो भैया पहली क्वालिफिकेशन है आप नागरिक होने चाहिए, दूसरी क्वालिफिकेशन है कि आप 5 साल एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट रहने चाहिए, या तो फिर आप 10 साल एज एन एडवोकेट होने चाहिए कोई भी हाई कोर्ट के, या तो आप चमकते तारे हो प्रेसिडेंट की आंखों में, एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है, या एमिनेंट पर्सन। सो ये यूयू ललित थे, ये बार काउंसिल से डायरेक्ट उठाए गए हैं एज अ लॉयर। दिस इज द 6th सीजीआई जो डायरेक्ट बार से एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बने। दिस इज द 6th पर्सन जो डायरेक्ट बार से सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं। ठीक है, नाउ यूयू ललित की अगर हम बात करें तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, उसके कुछ टाइम बाद वो दिल्ली चले गए, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वहाँ पे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते थे, मतलब मदद करते थे उनको, अटॉर्नी जनरल उनके साथ काम किया। फिर ऑलमोस्ट 2004 के बाद जैसे उनको एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट एडवोकेट भी दे दिया गया था टाइटल। ठीक है, प्लस सीबीआई के केसेस में प्रोसिक्यूट करने में ये सीबीआई को मदद करते थे, एंड एक एमिने क्यूरे भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा इनका वाइड एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, अब इतना एक्सपीरियंस इतना साल का होके इनको फिर क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। नाउ ये काफ़ी फेमस केसेस के अंदर भी इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक इसके अंदर भी थे। दूसरा हाल फिलहाल में विजय माल्या का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट ने हाजिर होने को बोला था, आए नहीं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसमें 6 महीने की सजा और 2000 रुपये भुगताना, ये बोल दिया गया था। ठीक है, फिर रिसेंटली डेथ पेनल्टी के ऊपर भी इनका अभी चल रहा है, उसे भी हैंडल कर रहे थे। देन 4th वन इज अयोध्या केस, यहां पे इन्होंने रेक्यूजल किया। रेक्यूजल बोले तो कोई भी जज, उसे लगता है कि ये केस में मैं पहले से सारी चीज़ों को जानता हूँ और मैं फेयर नहीं हो सकता, राइट, मैं किसी सामने वाले पर्सन को बहुत पर्सनली जानता हूँ या कुछ भी हो, मेरा शेयर इन्वॉल्व हो, कुछ भी हो, तो वो जज के ऊपर है कि उसे रेक्यूज करना या नहीं करना। कितने जज नहीं भी करते, और जो रेक्यूजल कर लेते अच्छा है, वो रीज़न भी देते हैं, नहीं देना वो भी उनकी मर्जी है। तो इन्होंने रेक्यूजल कर दिया, क्यों? क्योंकि अयोध्या केस में कल्याण सिंह की सरकार को ये डिफेंड कर रहे थे एज अ लॉयर। ठीक है, तो इसलिए इस केस के अंदर उन्होंने खुद को रेक्यूजल दे दिया है। ही वॉज ऑल्सो दी पार्ट ऑफ दी बेंच फॉर दी सलमान खान केस, ब्लैक बक,
नवजोत सिंह सिद्धू रोड केस एंड पंजाब के जो सीएम अमरिंदर सिंह, उनके ऊपर जो करप्शन के, ये सारे केसेस मेजर देख रहे थे, ठीक है। तो आई होप क्या है क्यों नहीं है। नाउ बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम की। अभी ये जो कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। कॉलेजियम सिस्टम्स के अगर प्रोस देखो तो भैया एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सही तरीके से डिसीजन होगा, सब कुछ जो है। इशू क्या है, इशू ही सबसे मेन है। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम, इनका प्रोसीजर कैसे अपॉइंटमेंट किसको देते हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। नेपोटिज्म भी बढ़ सकता है। अब बिकॉज जो स्ट्रक्चर है कि वो एडवाइस देते, कितनी बार सरकार सुनती नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड नहीं देखा सरकार को कब देना है, तो इसके वजह से क्यूम्बरसम प्रोसेस है, डिले हो जाता है अपॉइंटमेंट के अंदर। तो ये सारे इश्यूज है कॉलेजियम सिस्टम को, ठीक है। तो इश्यूज को हटा सके उसके लिए सरकार के द्वारा एनजी एक्ट लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, थ्रू 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड करार कर दिया था। मतलब ये संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि संविधान ने बोला इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब इसके अंदर एग्जीक्यूटिव का रोल है तो वो नहीं चलेगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद द होल थिंग। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने समझने की कोशिश की। नाउ बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट की। क्या है ये रेयर अर्थ एलिमेंट? तो इंटरनेशनल अभी क्यों न्यूज में वो समझो, इंडिया चाहता है कि ग्लोबल अलायंस जो बना है रेयर अर्थ एलिमेंट का, उसमें वो भी शामिल हो, पर इंडिया का नाम उसमें नहीं है। दिल्ली ओवर कंसर्न ओवर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ यूएस लेड क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस। अभी क्या हुआ, कोविड टाइम आया, तो ये ऐसे एलिमेंट्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो, इलेक्ट्रिक कार्स हो, देन सोलर इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी क्रिटिकल है, ठीक है। और ये मेजरली आता है चाइना से, बट कोविड टाइम की वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गया एंड इट वाज रियलाइज कि हम सिर्फ चाइना पे रिलाई नहीं कर सकते। तो यूएस के द्वारा एक इनिशिएटिव अभी शुरू किया है जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है, और इंडिया वही कंसर्न देता रहा कि यार हमें भी बना दो ग्लोबल अलायंस, क्योंकि इंडिया का भी विजन है क्या, ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे जाने का। वहां पे पहुंचने से पहले आपको पहले ये समझा दिया जाए कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या है, ठीक है। सो पहले हम वो समझते हैं। देखो इधर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योरिटी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योरिटी एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योरिटी एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, कि इंटरनेशनल यूनियन प्योरिटी एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा बताए हैं कि देयर आर टोटल 15 लैमिनेट्स जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोले जाते हैं, ठीक है। 15 है, उसमें से 2 बाद में 2 और भी है जो लैमिनेट्स नहीं है, यूरेथियम है और स्कैंडियम है, ठीक है। ये ऐसे एलिमेंट्स है जिसमें काफ़ी खासियत वाली फिजिक मतलब प्रॉपर्टीज है, कंडक्टिविटी हो, लाइट वाली हो, मैग्नेटिक हो, ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर है जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए, ठीक है। सो यूरेटियम सबसे पहले फाइंड की गई थी, ठीक है, और उसके बाद फाइंड हुई थी एक और लेमेथियन के एक पार्ट ऑफ दी दिस रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, एक होता है लाइट वाला, एक होता है हैवी। ये जो लाइट वाला है ना, ये बहुत अबंडेंट, देखो रेयर अर्थ का मतलब ये नहीं कि ये रेयरली मिलता है, नहीं, ये अर्थ में बहुत अबंडेंट है, पर ये ऐसे फॉर्म में मिलता है, इतने सारे इसके अंदर मिक्सचर होते हैं कि उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए रेयर है, क्लियर। सो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट बेसिकली ऐसे है जो अबंडेंट है, अवेलेबल है। हैवी अर्थ वाले जो है वो इतने ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, तो उसको एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट है, और यही चाहिए आपको सोलर पैनल्स बनाने हो, सोलर इंडस्ट्रीज हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने हो, ठीक है, मेजर स्मार्ट कंप्यूटर्स, या फिर आज के टाइम में स्मार्ट टेलीविजन्स, ये सारी चीज़ों के लिए हैवी अर्थ एलिमेंट चाहिए, ठीक है। देखो ये बेसिकली आपके स्मार्ट कंप्यूटर्स बनाते हैं, देन आपके जो फ़ोन यूज़ करते हो उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट यूज़ हुआ होता है, ठीक है। देन आज के
टीवी जिस साइज का आ रहा है फोल्डेबल, इसको भी बनाने के लिए चाहिए होता है। सो ग्रीन टेक्नोलॉजीज मतलब ग्रीन एनर्जी को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज है उसमें भी ज़रूरत है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। आगे बढ़ते क्या है वो देखो, ये याद रखना, वर्ल्ड में रेयर अर्थ रिजर्व कहाँ पे, रिजर्व मतलब जहाँ पे जमीन के अंदर गड़े हुए, प्रोडक्शन उसका किया नहीं, किया है कितने किया है कितना किया है वो अलग अलग है, रिजर्व कितने हैं किसके पास है वो देखते हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिजर्व चाइना के पास है, ठीक है, उसके बाद वियतनाम के पास है, तीसरे नंबर में ब्राजील है, चौथे में रशिया है और पांचवें में इंडिया है। फिर भी इंडिया इंपोर्ट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट। देखो अमेरिका काफी नीचे नंबर में है पर वो एक्सपोर्ट करता है और इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है जिसमें सबसे ज्यादा रिजर्व है इंडिया के पास। तो ये क्या हुआ, एक इशू है, ठीक है। अभी ये देखो कि प्रोडक्शन कौन करता है, इंडिया रिजर्व में पांचवें नंबर है, प्रोडक्शन में कहाँ है, ये आप देख रहे हो, इंडिया है ही नहीं प्रोडक्शन के अंदर। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना के द्वारा किया जाता है, दूसरा यूएस के द्वारा किया जाता है, तीसरा म्यांमार, चौथा ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ डील करी गई है, पांचवा मडागास्कर, ठीक है। सो यू कैन सी के व्हाई चाइना इज डोमिनेंट इन दी मार्केट, क्योंकि सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट ये प्रोड्यूस करता है। 58% जितना उनके पास है रिजर्व, उसका 58% चाइना प्रोड्यूस करता है। और उनका एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं कि जितना भी उनका प्रोडक्शन हुआ है वो एक्सपोर्ट करते हैं हर जगह, तो सबका डिपेंडेंस उनके ऊपर आ गया। यूएस भी बनाता था, यूएस का एक माउंटेन पास है कैलिफोर्निया के पास, एक माइन थी, पर जैसे ही चाइना इतना इमर्ज होकर आया ऑन दिस, तो यूएस का इतना प्रोडक्शन रहा नहीं और चाइना से ही था, तो वो बंद हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बिकॉज ऑफ दिस यूएस अपने अलाइज को चेंज कर रहा है और अपने सोर्सेज को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पर चाइना के द्वारा एक चीज देखी गई कि वो क्या करते हैं, इनके पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्व है और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी ये करते हैं और सब जगह इनका ही सामान जाता है, ठीक है। अब इसी सामान से आपके फोन्स, सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ बनती है, ठीक है। अब इनके एक वॉरफेयर निकला गया था, रिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। ये कैसा वॉरफेयर है, मतलब कोई कंट्री अगर चाइना की बात नहीं कर रहा तो उसकी टेक्नोलॉजी मतलब ये रेयर अर्थ एलिमेंट उसको सप्लाई करना बंद कर देगी, रोक देंगे, कम कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी हिल सकती है, क्योंकि वो उसी में बनाने में माहिर हो। जैसे जापान, इसके साथ हुआ था 2010 में जब सेंकाकू आइलैंड का डिस्प्यूट हुआ था, तब उन्होंने जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स देना बंद कर दिया था और जापान इकोनॉमी वाज लाइक फुल्ली फ्लक्चुएटेड एट दैट टाइम, ठीक है। जापान में आज आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो बहुत कुछ बनाती है, जिसको ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भी जरूरत है, क्लियर। सो इसी के लिए नजर रख के यूएस के द्वारा क्या किया है, एक मिनरल सिक्योरिटी अलायंस, पार्टनरशिप अलायंस शुरू किया है, ठीक है, जिसमें जो मेंबर्स हैं यूएस के साथ, ये लोग मिलके एक दूसरा सप्लाई वैल्यू चेन क्रिएट करना चाहते हैं, चाइना +1 मतलब चाइना के अलावा दूसरी जगह, ठीक है, वहां पे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट सबसे लेकर आएगा। अब नाउ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट, क्यों वो भी हम समझते हैं। अभी देखो इंडिया में 5th लार्जेस्ट रिजर्व है, ठीक है। अब उसमें निकालने वाला डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो सोल अथॉरिटी गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जो प्रोड्यूस करती है और वो ही एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता। पर वो इतना ज़्यादा भी नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कैसे निकाला जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोसेस नहीं पता कैसे निकालने का। इंडिया में 35% सैंड बीच है, मतलब बीच मिनरल्स बोले जाते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे मिनरल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मिनरल्स इंडिया इंपोर्ट भी करवाता है क्योंकि उसको आता ही नहीं निकालना। आज न्यूक्लियर का जो थर्ड है थोरियम मोनोजाइट सैंड, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रेयर एलिमेंट, एंड इंडिया चाहता है कोबाल्ट, निकल, लिथियम और बाकी के 15 रेयर एलिमेंट्स, टोटल 17, वो इंडिया भी चाहता है, क्योंकि इंडिया भी क्या कर रहा है, नंबर 1 मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सब चाहिए। दूसरा इंडिया क्या चाहता है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, तीसरा सोलर, चौथा क्लीन टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी के लिए भी टेक्नोलॉजीज चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडिया चाहता है
कि 80% टू व्हीकल्स हो एंड 80% आपकी 4 व्हीलर्स हो, 40% बसेस हो, इनको बनाने के लिए वी नीड दिस एलिमेंट्स, कोबाल्ट, निकल, लिथियम एंड अदर 15 रेयर अर्थ मिनरल्स जो इंडिया चाहता है, बट वो निकाल नहीं सकता। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है डेडिकेटली एक, तो प्राइवेट आ नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है। और इसी के चलते यूएस ने इंडिया को पार्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखो इट इज गिव एंड टेक। अगर हम आपको पार्ट बना रहे तो आप अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हमें दो कि हम सप्लाई चेन बढ़ाए। इंडिया के पास है ही नहीं, उनको निकालना ही नहीं आता, ठीक है। इसलिए तो इंडिया ने अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के साथ लिंक किया कि आपके प्राइवेट प्लेयर्स आके करे, टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज हो, राइट। सो ये बाकी की जो कंट्रीज इस अलायंस की पार्ट है उन्हें आता है, इसलिए इंडिया को नहीं रखा, ठीक है। पर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ये एक बार आ जाए तो इंडिया का जो गोल था दिखाया वो हो सकता है, ठीक है। सो विल सी विच आर द कंट्रीज। So you can see over here, just a second. देखो ये सप्लाई चेन में कोबाल्ट, निकल, लिथियम और बाकी के 17 रेयर एलिमेंट्स है। द कंट्रीज नेम यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया मतलब साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके एंड यूरोपियन कमीशन। क्लियर? आने वाले टाइम पे दे आर वर्किंग टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ऑपरेशन ओलिविया के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली बहुत पुराना है, ऑलिव रिडली के लिए होता है और काफ़ी बार न्यूज़ में आता है तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहले ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा रेदर देन WCCB। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगर इतना भी पता होता ना न्यूज़पेपर पढ़ते तो यू वुड गेट टू नो दी आंसर। ऑलिव रिडली एक टर्टल है, ठीक है, जो नेस्टिंग मतलब ब्रीडिंग के टाइम उड़ीसा के कोस्ट पर आते हैं, गंजम कोस्ट, वहाँ पे अलीबाड़ा जो ब्रीडिंग प्रोसेस होती है उसको अलीबाड़ा, मास नेस्टिंग, सारी फीमेल्स आती है अपनी एग्स ले आउट करती है, ठीक है। तो वो जब एग्स ले आउट करती है और वहाँ से जब दूसरे ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं ना, तो कितने लोग वो टर्टल्स को ले जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड इज वेरी राउंड टाइम सर्वेलेंस करती है कि ऐसा कुछ भी ना हो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग प्लीज, ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ ये रिवर देवी का प्रोजेक्ट न्यूज में थी, कहाँ लोकेटेड है? River Devika project, sometimes seen in news, is located in जम्मू कश्मीर। उद्यम करके एक जगह है, वहाँ से ये प्रोजेक्ट हो रहा है रवि नदी के ऊपर, जो रवि नदी पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। रिवर देविका, उधमपुर। नाउ बात करते हैं 5G। अभी हाल फिलहाल सरकार के द्वारा 5G का ऑक्शन खत्म हुआ है रिसेंटली, ठीक है। और बोला गया है कि सरकार ने भी नहीं सोचा था कि इतना पैसा आएगा। सो 2015 के बाद जो ऑक्शन, ये पहला जो अभी ऑक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा पैसा आया है इस ऑक्शन में, ठीक है। सरकार को ऑलमोस्ट 1.50 लाख करोड़ 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन, एंड सरकार को इतने रुपए मिलने वाले हैं। सो सरकार वाज आल्सो खुश कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा आ गया है, ठीक है। सोचा था 3 दिन में ही राउंड खत्म हो जाएगा, पर 7 दिन राउंड चला 5G स्पेक्ट्रम का, ठीक है। 7 दिन राउंड चला, उसमें भी सबसे ज्यादा खर्चने वाले थे जियो इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन अदानी। उन सबसे ज्यादा जियो ने ऑलमोस्ट 88,000 करोड़ जितना खरीदा है, ठीक है। उसके बाद भारती एयरटेल आते कुछ
40,000 करोड़ के अंदर, वोडाफोन कुछ 6,000 करोड़ के अंदर, ठीक है, और अदानी 214 करोड़ रुपए। सो इस तरीके से खरीदा गया। क्या खरीदा गया वो हम समझते हैं। 5G क्या है? 5G एक नया जनरेशन है आपके इंटरनेट के लिए, ठीक है। जो अभी हम यूज करते हैं वो है 4G। 4G में दो है, एक तो है LTE जो भारतीय एयरटेल यूज करती है, और जो जियो यूज करता है उसको बोलते हैं वोल्ट। अभी 4G में क्या होता है कि आप जैसे मोबाइल यूज कर रहे हो, 3G में ये फीचर्स नहीं थे जो 4G में है। आप जैसे मोबाइल यूज कर रहे हो उसी टाइम पे आप नेट यूज कर रहे हो और साथ में किसी से कॉल पे भी बात कर रहे हो। पहले ये 3G में पॉसिबल नहीं था कि अगर आप फोन पे बात करो तो इंटरनेट यूज नहीं होता, और इंटरनेट यूज होता है तो फोन लगता नहीं है, ये इशू था। बट ये 4G में हट चुका गया, क्योंकि जो वॉइस था ना उसको डेटा सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजा जाता था कैरियर में, जो जियो यूज करता था ये टेक्नोलॉजी को, मात्र जियो। और ये टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई भी क्यों, वो आपको डिटेल में साइंस में लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। नाउ LTE की बात करें, ये भारतीय एयरटेल यूज करती है। ये फोन करती है 3G पे, 3G का जो कैरियर्स होता है ना उस पर ये फोन करती है, और 4G को यूज करती है इंटरनेट के लिए। क्लियर? तो ये टेक्नोलॉजी थी, पर इसमें क्या था, स्पीड आता था 25 मैक्सिमम Mbps, ये स्पीड थी। अभी इंडिया एंड वर्ल्ड इज गोइंग फॉर 5G। व्हाई? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 जो बात करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इस सब के लिए इंटरनेट चाहिए जो हाई स्पीड में हो। आप यहाँ हो मुंबई में और आप बैठे बैठे यहाँ से अफ्रीका में सर्जरी कर रहे हो, आप वहाँ के डॉक्टर को थ्रू इंटरनेट गाइड कर रहे हो कि कैसे सर्जरी होनी चाहिए। यहाँ तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट सर्जरी कर रहा है यहाँ बैठे बैठे, ठीक है। सो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है, उसके लिए इंटरनेट चाहिए, वो भी स्पीड वाला। तो 5G इंटरनेट है, वो ऐसे बैंडविड्थ में काम करती है कि स्पीड ज़्यादा मिले। स्पीड बोले तो 2 Gbps से लेके 20 Gbps तक की स्पीड, मतलब आप सोचो कितनी, आप बोले नहीं उससे पहले तो चीज़ें पहुंच जाती है, डाउनलोड अपलोड लिंक बढ़ जाती है, लेटेंसी काफ़ी लो लेटेंसी ये चीज़ों को सेंड करने में, ठीक है। और इसी के फायदे से इंटरनेशनल रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 जो फ्यूचर है कि भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, ऑटोमेटिकली चले, तो ये सब कुछ पॉसिबल है, फुल एंड फुल कन्वर्जन, ठीक है। तो उसी के लिए ये पूरा का पूरा बिडिंग हुआ। अब हुआ क्या वो समझो। रिलायंस जियो ने 700, अभी एक चीज दिखाती हूँ आपको, ये आप देख रहे हो, ये देखो 4G 1 गीगाबिट जाता था सिर्फ 25 तक, 5G 20 तक जाएगा, ठीक है। 4G मैक्सिमम 100, ये 1000 मेगाहर्ट्ज तक जाएगा। देन इसका देखो डाउनलोड का स्पीड और इसका डाउनलोड का स्पीड, इसकी लेटेंसी सिर्फ 1 मिलियन सेकेंड में बड़ी बड़ी सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और ये 4G जो एक करियर में 5 जने को ही दे सकता था, ये एक करियर में 16 जने को सर्विस दे सकता है, तो काफी फायदे है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है ना वो, ठीक है, EMF। सो ये EMF क्या होता है, ये बताता है कि अलग अलग जैसे विजिबल लाइट्स है, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स है, ठीक है, एक्सरे, गामा रे, ये हाई राइज, ये बहुत हाई लेवल की एनर्जी है, ठीक है। इतनी हाई लेवल की एनर्जी है तो इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो काफ़ी हाई होता है। और दूसरी है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये लो एनर्जीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी गैस जलाए हो तो जब गैस चलता है, फ्रेश सिलेंडर फुल भरपूर हो, ठीक है, तो ब्लू लाइट आती है, वो ब्लू लाइट बताता है कि इसमें हाई एनर्जी। जब भी सिलेंडर खत्म होने आ जाता है ना तो वो लाइट हो जाती है ऑरेंज या रेड, वो बताता है कि लो एनर्जी है, ठीक है। तो ये साइड आपका पूरा हाई एनर्जी है, ये सारा लो एनर्जी है। लो एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव, मतलब कम्युनिकेशन को यूज करने के लिए रेडियो और माइक्रोवेव जो है वही यूज किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के अंदर। अब ये फ्रीक्वेंसी अगर यूज ना करो ना तो विद टाइम खत्म हो जाती है। ये सभी कंट्रीज को अलॉट किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, तो इंडिया को मिला जाता है, इंडिया की मिनिस्ट्री फिर इसको ऑक्शन में प्राइवेट प्लेयर्स को
देती है, ठीक है। तो इस बार दिया गया था प्राइवेट प्लेयर्स को ऑप्शन में, तो जियो ने 7 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, देन 900, देन 1800, देन 3300 मेगाहर्ट्ज, ये अलग अलग बैंडविड्थ उन्होंने लिए। जियो मात्र एक था जिसने इसको इसने खरीदा गया है, ठीक है, इसको जियो ने खरीदा गया है, 14,000 करोड़ कुछ देके इसको खरीदा गया है। अब ये जो मेगाहर्ट्ज है ना, ये बाकी सबसे इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, दैट मीन्स ये ज़्यादा कवरेज देता है, ठीक है। अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना उसका कवरेज ज़्यादा हो जाता है, और जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उसका कवरेज लो। तो जियो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, ठीक है, तो वो चाहता है कि ज़्यादा हाई कवरेज हो, इसलिए उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी खरीदी गई है। ये फ्रीक्वेंसी और किसी के द्वारा नहीं खरीदी, सिर्फ जियो के द्वारा खरीदी, और ज़्यादा ही खरीद ली है, ठीक है, तो बची नहीं। दूसरा 900, 1800, 1300, 2100, ठीक है, इतना भारती एयरटेल के द्वारा खरीदा गया है, क्लियर। अब भारती एयरटेल के द्वारा 700 वाला खरीदा नहीं है। देन इन सब ने एक और किया था 26 गीगाहर्ट्ज वाला, सबने खरीदा है, क्लियर। नाउ फिर आते हैं वोडाफोन। वोडाफोन ने 900, 1800 एंड 2100, 2500 मेगाहर्ट्ज एंड 300 मेगाहर्ट्ज एंड 26 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। सभी ने आपने देखा होगा तो ये 33 मेगाहर्ट्ज वाला दिया है, ये हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ये बहुत ही शार्प स्पीड में इंटरनेट देगी, कवरेज कम होगा, लिमिटेड लोग होंगे, पर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में देगी। तो ये सारी बाकी की जियो ने इसलिए ली है क्योंकि 4G की जो बैंडविड्थ थी ना वो ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई है, तो उसको कंजस्टेड हो चुकी है, इसलिए इसके लिए ये यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी फुल स्पीड में हमें बहुत सारा कुछ मिलेगा और कवरेज भी बढ़ाने वाला है, बिकॉज जियो ने ये ले लिया है। अब देखो अदानी भाई साहब ने बोला कि मैं कंज्यूमर को नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वालों को देने वाला, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, स्पोर्ट्स, उस सब में। तो उन्होंने सिर्फ क्या किया, 26 गीगाहर्ट्ज वाली ही ली है। अभी 26 गीगाहर्ट्ज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड कितनी जोर, कवरेज बहुत लिमिट है। सो ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री सेक्टर्स में ही इंटरेस्टेड है, बाकी में नहीं है, और ये वाला सबने खरीदा है, क्लियर। सो अभी ये ऑक्शन हुआ था, इसके डिटेल्स आपको बता दिए, कैसे होता है, किस तरीके से जाता है, वो बता दिया गया है। अभी इसमें क्या है कि सरकार को एक साथ ही रुपए नहीं आएंगे, 20 साल के अंदर, मतलब हर एक साल एक एनुअल रकम जाएगी। इस बार 13,000 करोड़ जितना हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, इस तरीके से 20 राउंड तक उनको पैसे मिल जाएंगे। 10 साल के बाद किसी को लगता है कि भैया हमको नहीं करना, तो वो बैंडविड्थ यूज करना बंद कर सकते हैं और रुपए नहीं देंगे। Now the question for you guys again Olive Ridley टर्टल के ऊपर ही है। ऑलिव रिडली टर्टल वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में तो मिलते ही है, बट अटलांटिक ओशन के जो वार्म वाटर्स है वहाँ पे भी मिलते हैं। अब सोचो इतने दूर दूर से ये तैर के उड़ीसा के कोस्ट पर आते, नेस्ट, लार्ज मास नेस्टिंग करने वर्ल्ड में, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है और इसलिए इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्लियर। सेकेंड, थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड निकाल दो, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, सो आंसर इज बी। नाउ प्रीलिम्स सीरीज, हरियाणा सरकार के द्वारा एक चिराग करके स्कीम लाई है फॉर EWS। इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपोजिशन, कितने सीनियर पॉलिटिशियन एंड इवन गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स। क्यों? ये स्कीम के प्रावधान कुछ ऐसे है कि सरकार ने बोला जो भी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको अगर प्राइवेट स्कूल में जाना है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। सरकार उनके तरफ से एक प्रतिशत पोर्शन जितना फीस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड स्टैंडर्ड से अगर आप 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हो तो इसके द्वारा दिया जाएगा 700 रुपये पर स्टूडेंट सरकार के द्वारा। अगर आप 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हो तो 900 रुपये पर स्टूडेंट के द्वारा सरकार दिए जाएंगे, और 9th से लेके 12th तक 1100 रुपये पर स्टूडेंट के साथ। सो टोटल इस स्कीम का कुछ इस तरीके से आ रहा था कि भैया उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पेरेंट्स की इनकम एनुअली
1.8 लाख से कम वो प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं। ये चीज़ पहले भी करी गई थी भूपेंद्र सिंह की सरकार ने थ्रू हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल, ठीक है। अब इस स्कीम का नाम है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम, जिसे बोलते हैं चिराग, ठीक है। अब इसको क्यों अपोज किया जा रहा है? देखो, आप सरकारी स्टूडेंट्स को बोल रहे हो कि आप प्राइवेट में जाओ, तो आप प्राइवेटाइजेशन स्कूल्स का करना चाहते हो, सरकारी स्कूल्स को बंद करवाना चाहते हो इंश्योर कि आपका खर्चा ना रहे, जो अच्छा नहीं है। और फिर ये सरकारी स्कूल्स नहीं, सरकार नहीं देगी स्कूल्स को, और आप पुश कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो ये अच्छा पूरा का पूरा इसका इशू था। एंड व्हाट अबाउट दी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स? बच्चे आएंगे ही नहीं तो क्या करेंगे वो लोग, ठीक है। तो इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा था। सो यू कैन सी, ये देखो, ये रहे अफ्रीकन स्वाइन फीवर केरला में, वायनाड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर था, वहाँ पे बहुत सारे पिग्स को कल कर दिया गया। अभी वहाँ पे एक और डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे भी पिग्स में अफ्रीकन स्वाइन फीवर आ गया। अभी क्या है, ये एक ऐसी डिसीज है जो इंसानों को नहीं होती, सिर्फ पिग्स को होती है, ठीक है। ये बेसिकली वायरल है, ठीक है, और ये स्प्रेड डायरेक्टली भी होती है अगर उनके कॉन्टेक्ट में कोई पिग आता है तो, या तो फिर इनडायरेक्ट थ्रू द टिक, अगर उनके आसपास जो टिक्स होते हैं वो घूमते हो, वो कोई गए किसी को काटा तो उसको इन्फेक्ट हो सकता है। ये बहुत ही डेडली है, 100% इसमें डेथ है, ठीक है। अगर हो गया 100% डेथ है, पिग्स मर जाते हैं, और ये जल्दी से स्प्रेड होती, कंटीजियस है। इसलिए चाइना में जब हुआ था तो बहुत सारे पिग्स को मार डाला गया था कि ये और ना स्प्रेड हो। सेम वे 500 पिग्स को केरला में भी मारा, पर अभी दूसरी जगह हुआ है। तो क्या है इसके सिम्टम्स, आप देख सकते हो। ये बेचारा जो पिग है उसके ऊपर थोड़ा अलग कलर से चीज़ भी हो जाती है, एंड बहुत तेज बुखार आता है। ये बेसिकली ब्रेन हेमरेज कर देती है और वो फाइनली मर जाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी जगह स्प्रेडेड है, सिर्फ चाइना में नहीं, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, इंडिया में भी बार 2 बार हुआ है। हाई फीवर, वीकनेस, खड़े नहीं रह सकते, फिर वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, डायरिया हो रहा है, रेड और ब्लू पैचेस स्किन पे हो रहे हैं, कफिंग या लेबर ब्रीदिंग, ये साइन है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के, ठीक है। ये इंसानों को नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पिग्स को होती है। नाउ छाबार पोर्ट और उसके बेनिफिट, बेसिकली अभी इसलिए न्यूज़ में एससीओ में गए थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो छाबार पोर्ट की बात की थी। बताया कि ये छाबार पोर्ट ईरान के पास इंडिया ने बनाया है, और इस पोर्ट से इंडिया, पाकिस्तान, देखो अफगानिस्तान में ऐसे नहीं जाने देता ट्रेड करने, तो इसके थ्रू अफगानिस्तान पे भी ट्रेड कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया से भी कर सकते हैं, एंड यूरोप एंड रशिया तक पहुंच सकते हैं। तो इससे जो एक प्रोजेक्ट जो चलने वाला था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, रशिया, ईरान एंड इंडिया के बीच में, ठीक है। तो वहाँ से अच्छे से हमें, देखो ऑयल के लिए हम वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंट है। अगर रशिया से जल्दी से कम दिन के अंदर, 40 दिन पहले लगते थे, उससे आधे दिन के अंदर आ जाते हो, और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो डेफिनेटली इंडिया के लिए फ़ायदा है। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, काफ़ी सारी कंट्रीज जुड़ी भी इस प्रोजेक्ट में, और काफ़ी ऑब्जर्वेटरी है। इवन पाकिस्तान इज ऑल्सो शोइंग इट्स विलिंगनेस टू जॉइन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ये आप देख रहे हो छाबार पोर्ट, जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में चाइना ने बनाया है, उससे बाय रोड 400 किलोमीटर दूर है, और बाय सी 100 किलोमीटर दूर है। आप ये देख सकते हो, दिस इज ग्वादर, दिस इज छाबार, हाउ ज़ेदान ज़रान्स के थ्रू काबुल, सेंट्रल एशिया, पूरा का पूरा यूरोप, कहाँ पे ये जा सकता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपको बता दिया गया कि क्यों बना रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये बाकी के नेशंस आप देख रहे हो, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे ऑब्जर्वर है, ऑल आर इंटरेस्टेड, ठीक है, कि हम इसका पार्टिसिपेट करें तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्लस ये फेयर होगा, और चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑल्टरेशन भी रहेगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था, इसलिए छाबार पोर्ट का है वो बता दिया, क्लियर। ये ईरान का एक ओशनिक पोर्ट है, डायरेक्ट इंडियन ओशन पे खुलता है, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पास में भी है, तो इंडिया ने इसको बनाया है, तो इससे काफ़ी इकोनॉमिक ट्रेड इंडिया का बढ़ सकता है, क्लियर। सो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमने डिस्कस किए, फिर अगली बार मिलते हैं अगले हफ्ते के न्यूज़ के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, और जो भी आपके डाउट्स है पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी आर यूज्ड टू व्यूइंग इट, तो आप डालोगे तो पता चलेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।